अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं आफ्ताब हसन और आप देख रहे हैं डिजिटेक प्रो यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं प्रीमियर प्रो के बारे में। किस तरह से आप प्रीमियर प्रो के थ्रू वीडियो एडिटिंग कर सकते हैं। बहुत ही प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर है, तो उसको यूज़ करके हम वीडियो एडिटिंग सीखेंगे इस वीडियो के अंदर। वीडियो थोड़ी लंबी हो गई क्योंकि प्रीमियर प्रो को इस वीडियो के अंदर मैंने कम्प्लीटली एक्सप्लेन किया है किस तरह से आप उसके टूल्स को यूज़ कर सकते हैं। मुख्तलिफ ऑप्शंस के बारे में हम बात करेंगे। तो ये कंप्लीट वीडियो होगा जिसके अंदर मैं आपको प्रीमियर प्रो के बारे में बताऊंगा, यानी मुख्तलिफ पैनल्स के बारे में हम बात करेंगे, मुख्तलिफ टूल्स के बारे में, कलर ग्रेडिंग के बारे में, इफेक्ट्स एंड एनिमेशन के बारे में हम बात करेंगे। तो इन तमाम चीज़ों के बारे में हम बात करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। तो इस वीडियो को हमने 5 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया है, यानी फर्स्ट पार्ट जो होगा उसके अंदर हम इंटरफेस के बारे में बात करेंगे। इंटरफेस को समझेंगे, किस तरह से आप उन पैनल्स को यूज़ कर सकते हैं, क्या क्या ऑप्शंस आपको मिलते हैं। उसके बाद दूसरा सेक्शन जो होगा उसके अंदर हम टूल्स को कवर करेंगे, यानी पूरे जितने भी टूल्स हैं प्रीमियर प्रो के अंदर उनको हम देखने की कोशिश करेंगे किस तरह से आप उसको यूज़ कर सकते हैं। स्लिप टूल, स्लाइड टूल वगैरह, इन सब टूल्स के बारे में हम बात करेंगे। और जो नंबर 3 पार्ट है, यानी कि पार्ट 3 के अंदर हम देखेंगे इफेक्ट्स के बारे में, कितने टाइप के इफेक्ट्स आपको मिल जाते हैं और क्या कुछ इफेक्ट्स के साथ आप कर सकते हैं प्रीमियर प्रो के अंदर, वो भी देखेंगे। एंड पार्ट 4 के अंदर जो हमारे पास चीज़ आती है वो है एनिमेशन। किस तरह से आपने जो भी यानी रिसेंटली अभी देखे होंगे इफेक्ट्स, उनको हम एनिमेट करेंगे, किस तरह से ऑब्जेक्ट्स को आप एनिमेट कर सकते हैं, यानी एनिमेशन के बारे में हम बात करेंगे। एंड फाइनली 5th पार्ट के अंदर हम बात करेंगे कलर ग्रेडिंग के बारे में, किस तरह से आप अपनी वीडियो को कलर ग्रेड कर सकते हैं, यानी उसके अंदर कोई टोन डालना चाह रहे हैं, कोई टिंट, आप कोई ब्लूइश टोन डालना चाह रहे हैं, कोई रेडिश टोन डालना चाह रहे हैं, किस तरह से आप अपनी वीडियो को कलर ग्रेड करेंगे वो हम देखेंगे 5th पार्ट के अंदर। तो ये पूरी एक कंप्लीट वीडियो होगी जिसके अंदर मैं आपको कंप्लीट प्रीमियर प्रो के बारे में बताऊंगा। इस वीडियो को देखने के बाद आप अपनी वीडियोस को इजीली एडिट कर सकेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं स्क्रीन पर कि किस तरह का आपको इंटरफेस मिलता है प्रीमियर प्रो का। तो गाइज जैसे ही आप प्रीमियर प्रो को ओपन करते हैं तो यहाँ पे आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाता है, यानी वो आपको बोलता है कि आप एक न्यू प्रोजेक्ट स्टार्ट करें जिसके ऊपर आप वर्क करेंगे। यानी कोई भी आप अगर नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो आप सबसे पहले यहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट लेते हैं। तो जब फर्स्ट टाइम आप इसको ओपन करते हैं तो कुछ ऐसा दिखता है। आप यहाँ से भी कर सकते हैं या फिर इसको क्रॉस कर दें, आप यहाँ पे फाइल के अंदर जाके और आपको न्यू का ऑप्शन मिलेगा, उससे भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले न्यू प्रोजेक्ट का ऑप्शन आपके पास दिया हुआ है। यहाँ पे ओपन प्रोजेक्ट, अगर आपने कोई रिसेंटली प्रोजेक्ट जो है वो कंप्लीट किया है तो उसको आप ओपन कर सकते हैं। यहाँ पे न्यू टेम्पलेट, यहाँ पे न्यू टीम प्रोजेक्ट अगर आप क्रिएट करना चाहें या फिर ओपन करना चाहें टीम प्रोजेक्ट जो आपने रिसेंटली क्लोज किया हो। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने जो रिसेंटली क्लोज किया है वो यहाँ पे ये एक प्रोजेक्ट है, इस पर क्लिक करके मैं उसको भी ओपन कर सकता हूँ। तो जैसे जैसे आप प्रोजेक्ट्स करते जाएंगे तो यहाँ पे वो आपको दिखेंगे और उसको आप ओपन कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरी पिक्चर आ रही है जो कि मेरी एडोबी के अकाउंट की जो अपलोडेड पिक्चर है वो यहाँ पे आ रही है, क्योंकि ये मैं CC 2018 वर्जन यूज़ कर रहा हूँ, यानी कि क्रिएटिव क्लाउड वर्जन, तो इसलिए यहाँ पे आपको ये दिखेगी। उसके बाद मैं सिंपली यहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट एक स्टार्ट करूँगा। जैसे ही मैंने न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक किया तो अभी मेरे पास वो ऑप्शन देगा कि आप उसको कहाँ पे सेव करना चाह रहे हैं, ये वो मुख्तलिफ ऑप्शंस आपको दिखाएगा। तो यहाँ पे अभी मेरे पास न्यू प्रोजेक्ट की विंडो आ चुकी है। यहाँ पे आप नेम दे सकते हैं कोई भी प्रोजेक्ट का, जैसे कि मैं यहाँ पे दे देता हूँ डेमो प्रोजेक्ट। डेमो प्रोजेक्ट मैंने दे दिया और यहाँ पे नीचे लोकेशन वो बता रहा है कि आप अपने इस प्रोजेक्ट को सेव कहाँ पे करना चाह रहे हैं। मैं यहाँ पे ब्राउज पे क्लिक करता हूँ, ये जो ब्राउज का बटन दिया हुआ है इस पर क्लिक किया और अब मैं यहाँ से कोई सी भी लोकेशन दे सकता हूँ उसको। मैं डेस्कटॉप में दे देता हूँ और यहाँ पे एक फोल्डर है और उसके बाद यहीं पे दे देते हैं, उसके बाद सेलेक्ट फोल्डर एंड देन आपने प्रेस कर देना है ओके। जैसे ही मैंने ओके किया, बस यहाँ पे और चीज़ें हमें देखने की ज़रूरत नहीं है, तो मैं सिंपली यहाँ पे ओके कर दूंगा और मेरे पास यहाँ पे प्रीमियर प्रो का इंटरफेस सामने आ जाएगा। अब यहाँ पे देखें तो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लगता है जब आप फर्स्ट टाइम इसको ओपन करते हैं। यहाँ पे आपको 3 टैब्स यानी 4 टैब्स आपको दिए हुए हैं। यहाँ पे ये एक टैब है, यानी यहाँ पे जो आपको दिया हुआ ये आपकी प्रोग्राम विंडो है। तो फर्स्ट हमारा जो पार्ट है उसके अंदर हम इनके बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे राइट साइड में आपको दी हुई है प्रोग्राम विंडो, इस पे मैं क्लिक करता हूँ तो ये हाईलाइट हो जाती है। उसके बाद मैं अगर यहाँ पे आता हूँ इसके पास तो ये हाईलाइट हो जाती है। ये है हमारी सोर्स विंडो, जहाँ पे हम कोई सा भी क्लिप को सिर्फ व्यू करने के लिए उसको ओपन कर सकते हैं, यानी हम उसको फाइनल टाइमलाइन के ऊपर नहीं ला रहे, हम उसको सिर्फ सोर्स विंडो के अंदर दिखाना चाह रहे हैं। हम देखना चाह रहे हैं कि वो कैसा है, उसके बाद हमें वो पसंद है तो हम उसको एडिट करें, अदरवाइज उसको डिलीट कर सकते हैं। यानी सिर्फ एक टेम्परेरी देखने के लिए यहाँ पे ये हमारी सोर्स विंडो होती है जिसमें आप क्लिप को व्यू कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे नीचे दी हुई है प्रोजेक्ट विंडो, यानी यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे प्रोजेक्ट का नाम लिखा हुआ है डेमो प्रोजेक्ट। और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हमारे जितने भी क्लिप्स होंगे जिनको हम एडिट करना चाह रहे हैं वो यहाँ पे हमें दिखाएगा और यहाँ से फिर हम उनको अपनी टाइमलाइन के अंदर लाकर एडिट कर सकते हैं।
तो ये हमारी प्रोजेक्ट विंडो है, जितनी भी फाइलें हमारी होंगी वो तमाम यहाँ पर स्टोर रहेंगी। यहीं से हम पकड़ के उनको यहाँ पे टाइमलाइन के ऊपर लेके आते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो आपको एक छोटी सी बार दी गई है, ये है टूल बार। इसके अंदर तमाम टूल्स दिए गए हैं जिनको हम वक्तन फवक्तन यूज़ करते हैं। हम इनके बारे में अभी हम बात करेंगे एक दूसरे तीसरे पार्ट के अंदर। तो यहाँ पे और हमें जो एक विंडो दी गई है ये है टाइमलाइन। टाइमलाइन जहाँ पे हमारे तमाम क्लिप्स को हम कंपोजिट करते हैं, यानी उनको मिलाते हैं, और कोई भी कट एडिट कुछ भी करना हो तो वो हम टाइमलाइन के अंदर करते हैं। टाइमलाइन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे पैनल है जिसको हम यूज़ करेंगे आगे जाके। उसके बाद यहाँ पे वापस वही प्रोग्राम विंडो, यानी 4 पैनल्स आपको दिए गए हैं। सिंपल सा एक इंटरफेस है। और यहाँ पे अगर आप देखें तो प्रोजेक्ट विंडो के साथ हमें मुख्तलिफ टैब्स दिए गए हैं, वो भी पैनल्स हैं। तो यहाँ पे अगर मैं जाता हूँ मीडिया ब्राउज, अब मीडिया ब्राउज देख सकते हैं। यहाँ से कोई सा भी मीडिया आप ब्राउज कर सकते हैं अपनी डायरेक्ट टाइमलाइन के ऊपर। यहाँ पे लाइब्रेरीज, यहाँ पे इन्फो एंड यहाँ पे इफेक्ट्स का पैनल इंपॉर्टेंट है। बाकी यहाँ पे उनकी हमें ज़रूरत नहीं है अभी। आप चाहें तो उनको क्लोज भी कर सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे हिस्ट्री को भी क्लोज कर देता हूँ। इफेक्ट्स हमें चाहिए, यहाँ पे मार्कर्स को क्लोज कर देते हैं। इन्फो चाहिए, इसमें आपको क्लिप की डिटेल मिल जाती है, यानी अगर आप किसी भी क्लिप को सेलेक्ट करते हैं फिर इन्फो के पैनल के अंदर आ जाते हैं तो वो आपको बता देता है कि ये जो क्लिप आपका करंटली सेलेक्टेड है ये कितनी विड्थ का है, इसका फ्रेम साइज़ क्या है, वो सब कुछ आपको डिटेल यहाँ पे इन्फो में मिल जाती है। तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको हम रखते हैं। उसके बाद लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी को भी ज़रूरत नहीं है, मैं राइट क्लिक करके इसको यहाँ से क्लोज़ कर देता हूँ। उसके बाद मीडिया ब्राउज़र को भी राइट क्लिक करके यहाँ से क्लोज कर दिया। अब ये हमारे काम के जो पैनल्स हैं वो हैं। उसके बाद आप चाहें तो अब ये जो पूरी वर्क स्पेस एक आपने सेट की है इसको सेव करके रख सकते हैं, ताकि आपको बार बार यहाँ पे सेट करने की ज़रूरत ना पड़े, आप डायरेक्टली उसको सेव कर दें। सेव करने के लिए मैं क्या करूँगा, ऊपर मेन्यू बार के अंदर मैं विंडो के अंदर जाऊँगा, वर्क स्पेस, एंड देन यहाँ पे आने के बाद आपको दिया हुआ है सेव एज न्यू वर्क स्पेस। यहाँ पे इस पर क्लिक करते हैं, यानी ये जो करंट हमारी वर्क स्पेस है इसको हम एज ए न्यू वर्क स्पेस सेव करना चाह रहे हैं। यहाँ पे कोई सा भी नाम दे दें, जैसे कि मैं डेमो दे देता हूँ। डेमो मैंने दिया और यहाँ से सिंपली ओके कर दूँगा। अब आप देखें तो यहाँ पे जो मुख्तलिफ हमारे पास वर्क स्पेस दी गई हैं उनके साथ एक हमारी वर्क स्पेस भी ऐड हो चुकी है जो कि डेमो है। यानी डेमो पे क्लिक रखेंगे, यानी इस पे क्लिक करेंगे तो आपको अपनी जो सेव होगी वर्क स्पेस वो दिखेगी। बाकी यहाँ पे कुछ एडिशनल उन्होंने वर्क स्पेस दी हुई हैं जो कि हम वक्तन फवक्तन यूज़ करते हैं, जैसे कि यहाँ पे लर्निंग, यहाँ पे असेंबल्स, एडिटिंग। अगर आप एडिटिंग करना चाह रहे हैं, सिंपली आपने कट या ट्रिम वगैरह करना है तो वो आप यहाँ पे आएंगे एडिटिंग के अंदर। अब ये इंटरफेस वो आपको वही दिखाएगा जो एडिटिंग से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वही वर्क स्पेस आपको यहाँ पे दिखा रहा है। एडिटिंग के लिए यही बेस्ट है। उसके बाद अगर आपने कलर ग्रेडिंग करनी है, अपनी इमेजेस या फिर वीडियोस के कलर्स वगैरह चेंज करने हैं, तो आप यहाँ पे कलर्स के टैब के अंदर आ जाएंगे। तो यहाँ पे ये वर्क स्पेस अब जो आपको दिखा रहा है ये कलर ग्रेडिंग के लिए बहुत ही अमेजिंग जो वर्क स्पेस है वो आपको यहाँ पे बना के देता है। यानी यहाँ पे ल्यूमेट्री कलर्स और यहाँ पे मुख्तलिफ पैनल्स आ रहे हैं। प्रीव्यू भी छोटा चाहिए हमें यहाँ पे कलर्स के स्लाइडर्स के साथ प्ले करना पड़ता है, तो इसलिए यहाँ पे वो एक पैनल आ गया। अगर आपने इफेक्ट्स वगैरह को यूज़ करना है तो आप यहाँ पे इफेक्ट्स के ऊपर क्लिक करें। अब जो आपको वर्क स्पेस दिखाएगा वो इफेक्ट्स से रिलेटेड होगा, तो यहाँ पे इफेक्ट्स को देख सकते हैं। उसके बाद अगर आप ऑडियो करेक्शन करना चाह रहे हैं, कोई सी भी ऑडियो को एडिट करना चाह रहे हैं, तो ऑडियो के रिलेटेड आपको वो यहाँ पे ये वर्क स्पेस दिखा रहा है। इस तरह से ग्राफिक्स वगैरह। हम वापस आ जाते हैं अपने डेमो वाले के ऊपर, यानी डेमो पे क्लिक करता हूँ तो अब ये जो हमने वर्क स्पेस सेव किया था, तो ये तो एक उसका सिंपल सा इंटरफेस है जिसको आप यहाँ पे अभी देख रहे हैं। तो गाइस सेकंड पार्ट जो हमारे पास आता है प्रीमियर प्रो का, वो है हमारे पास टूल्स को किस तरह से यूज़ करेंगे। तो टूल्स के बारे में हम बात करते हैं। टूल्स को यूज़ करने से पहले सबसे पहले हम बात कर लेते हैं किस तरह से हम अपने मीडिया को इंपोर्ट करेंगे प्रीमियर प्रो के अंदर। यानी ऑब्वियसली हम कोई मीडिया इंपोर्ट करेंगे, कोई वीडियो पिक्चर्स वगैरह इंपोर्ट करेंगे, तभी उसको हम टूल्स को उनके ऊपर यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले इंपोर्ट किस तरह से करना है। इंपोर्ट करने के मुख्तलिफ ऑप्शंस आपको यहाँ पे दिए गए हैं। एक तो आप यहाँ पे प्रोग्राम विंडो के अंदर इंपोर्ट कर सकते हैं, यानी जैसे पहले मैंने आपको बताया कि जो भी मीडिया होगा वो हमारा इसके अंदर होगा, तो इसी पैनल के अंदर होगा, तो हम यहाँ पे उसको इंपोर्ट करेंगे। तो मैं इस पैनल के अंदर रह के यहाँ पे डबल क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैंने यहाँ पे डबल क्लिक किया तो अभी मेरे पास वो ब्राउज करने को बोल रहा है कि यहाँ पे आप कोई भी वीडियो इंपोर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर एसेट्स का लिंक दे दिया है, उनको आप डाउनलोड करें और प्रैक्टिस करने के लिए आप उनको यूज़ कर सकते हैं। तो उसी एसेट्स के फोल्डर के अंदर आपको यहाँ पे मिलेगी एक वीडियो, नॉर्मल वीडियो 1। इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ से ओपन कर देता हूँ। जैसे मैंने ओपन किया तो अभी ये वो मेरी वीडियो इंपोर्ट कर रहा है। तो अब यहाँ पे इंपोर्ट तो होगी, आप देख सकते हैं यहाँ पे वीडियो मेरी आ गई।
अब इसको हमने टाइमलाइन के अंदर लेके आना है ताकि हम उसको एडिट कर सकें। तो टाइमलाइन के अंदर लाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, एक तो राइट क्लिक कर सकते हैं और यहाँ पे आप उसको बता सकते हैं न्यू सीक्वेंस फ्रॉम क्लिप। यहाँ पे आपके पास ऑप्शन दिया हो न्यू सीक्वेंस फ्रॉम क्लिप। एक तो आप यहाँ से कर सकते हैं, इससे ईजी है कि आप यहाँ पे इस वीडियो को पकड़ें और ड्रैग करके लेके आएँ, यहाँ पे टाइमलाइन के अंदर छोड़ दें। जैसे ही आपने छोड़ा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वो वीडियो हमारी आ चुकी है और प्रोग्राम विंडो के अंदर हमें वो दिखा रहा है कि ये आपकी वीडियो है। यानी प्रोग्राम विंडो के अंदर वो आपको प्रीव्यू दिखाएगा कि आपकी वीडियो के अंदर एक्चुअली है क्या, और यहाँ पे टाइमलाइन के अंदर वो आपको दिखा रहा है कि कैसी ये वीडियो है, कितना इसका ड्यूरेशन है, वो सब कुछ यहाँ पे आपको दिया हुआ। और यहाँ पे जिसको मैं ये हिला रहा हूँ ये है हमारा प्ले हेड। इसको आप जहाँ पे रखेंगे वहीं का भी टाइम वो आपको दिखा रहा होगा, यानी उस जगह पे जहाँ पे ये हमारा प्ले हेड होगा उसी जगह पे कितना टाइम चल रहा है वीडियो के अंदर वो हमें वहाँ पे दिखाएगा। जैसे कि मैं यहाँ पे रखता हूँ इसको, तो यहाँ पे वो दिखा रहा है कि अभी करंटली आप यहाँ पे 8 सेकंड्स के ऊपर हैं और 8 फ्रेम्स के ऊपर हैं। अगर मैं थोड़ा सा पीछे करता हूँ तो वो दिखा रहा है 13 फ्रेम्स और 4 सेकंड्स के ऊपर आप अभी यहाँ पे हैं करंटली। अब जो कुछ भी कट वगैरह लगेगा, कुछ भी इफेक्ट लगेगा, वो यहीं पे लगेगा। तो यहाँ पे इस प्ले हेड को शुरू में रखता हूँ मैं, तो इट्स मीन कि अभी यहाँ पे 00 है, तो अभी हमारी वीडियो जो है वो 00 टाइम पे है। इसको मैं अगर प्ले करता हूँ यहाँ पे तो आप देख सकते हैं ये वीडियो हमारी प्ले हो रही है। ऊपर आप प्रोग्राम विंडो के अंदर देख सकते हैं वीडियो हमारी प्ले हो रही है। तो अब हमने इंपोर्ट करना तो सीख लिया किस तरह से हमने इंपोर्ट करना है। उसके बाद हम टूल्स की तरफ बढ़ते हैं कि टूल्स हमें यहाँ पे कौन कौन से दिए गए हैं और किस तरह से हम इनको यूज़ करेंगे। सबसे पहले आपको यहाँ पे दिया हुआ है, अगर टूल बार के अंदर ये छोटी सी जो टूल बार आपको दी हुई है इसके अंदर अगर आप देखें तो यहाँ पे टॉप पे दिया हुआ है सिलेक्शन टूल। सिलेक्शन टूल को अगर आप क्लिक करते हैं तो ये बेसिकली सिर्फ सिलेक्शन के लिए यूज़ होता है। इससे आप अपने फुटेज को पकड़ के इधर कर सकते हैं। यानी अब इधर क्यों करेंगे, क्योंकि हो सकता है हमने यहाँ पे कोई और फुटेज रखना हो। जैसे कि मेरे पास फॉर एग्जांपल कोई और फुटेज है तो मैं उसको लेके आऊँगा, यहाँ पे रख दूंगा, इसको थोड़ा आगे कर लूँगा, या फिर इसको पीछे करना है उठा के पीछे रख दें और इसके आगे कोई फुटेज रख दें। तो ये सिलेक्शन टूल जो हमारा हर वक्त सेलेक्ट होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अगर आपका सेलेक्ट नहीं होगा, कोई और टूल होगा, तो आप इसको मूव करेंगे तो वो आपका गलत हो जाएगा। आपने इसी को सेलेक्ट रखना है। इसका शॉर्टकट की है वी। जैसे ही आप अपने कीबोर्ड से वी प्रेस करते हैं तो ये आपका सिलेक्शन टूल एक्टिवेट हो जाता है। इससे आप अपने फुटेज को ऊपर वाले ट्रैक के ऊपर, नीचे वाले ट्रैक के ऊपर, ये थर्ड ट्रैक के ऊपर कहीं भी इसको मूव कर सकते हैं। अब ये आपने याद रखना है, ये जो ऊपर आपको दिया हुआ है ये ट्रैक, ये हमारा वीडियो ट्रैक 3, ये वीडियो ट्रैक 2 और ये वीडियो ट्रैक 1। इसी तरह से नीचे जो ये 3 ट्रैक हैं ये ऑडियो के ट्रैक हैं। कोई भी अगर आप ऑडियो इंपोर्ट करेंगे तो वो यहाँ पे आपको दिखेगी, और जो भी वीडियो इंपोर्ट करेंगे वो ऊपर वाले 3 ट्रैक्स के ऊपर आपको दिखेगी। और इसमें आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि अगर हमारे पास 3 से ज़्यादा वीडियोज़ हों एक ही सीक्वेंस के ऊपर, उनको किस तरह से रखेंगे उसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप उसको लेके आएंगे तो यहाँ पे खुद ब खुद वो एक चौथी जो है वो वीडियो ट्रैक जनरेट कर देगा। जैसे अगर मैं इसको ऊपर लेके जाता हूँ तो आप देख सकते हैं एक उसने और ट्रैक जो है वो ऐड कर दिया। इससे ऊपर लेके जाता हूँ तो उसने 5 ऐड कर दिए, इससे ऊपर लेके जाता हूँ तो 6। इस तरह से जितनी भी आप वीडियोस लेके आएंगे वो आपको ट्रैक्स खुद ब खुद बढ़ा के दे देगा, और उसको आप अपनी यहाँ पे सीक्वेंस के अंदर ऐड कर सकते हैं। इसको मैं शुरू में रखता हूँ। तो ये था हमारा सिलेक्शन टूल, किस तरह से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। सिंपली आप इससे चीज़ों को सेलेक्ट कर सकते हैं और मूव कर सकते हैं। इससे आप इस तरह से भी ड्रैग करके भी सेलेक्ट कर सकते हैं। 2 या 2 से ज़्यादा क्लिप्स अगर हैं आपकी सीक्वेंस के ऊपर तो उनको आप इस तरह से ड्रैग करेंगे और उन सबको सेलेक्ट कर लेंगे। तो ये सिलेक्शन के लिए यूज़ होता है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे दिया हुआ है ट्रैक सेलेक्ट फॉरवर्ड टूल। जैसे मैं इस पर थोड़ी देर क्लिक करके रखता हूँ तो इसके अंदर 2 टूल्स हैं बेसिकली। यहाँ पे आप देख सकते हैं ट्रैक सेलेक्ट फॉरवर्ड टूल और यहाँ पे ट्रैक सेलेक्ट बैकवर्ड टूल। ये 2 टूल्स आपको दिए हुए हैं। ट्रैक सेलेक्ट फॉरवर्ड टूल फर्स्ट है तो हम इसको पहले देखते हैं। मैं इस पर क्लिक करता हूँ ट्रैक सेलेक्ट फॉरवर्ड टूल। अब ये क्या काम करता है, सबसे पहले तो मैं वी प्रेस करता हूँ, सिलेक्शन टूल लेता हूँ, अपने प्ले हेड को यहाँ पे लेके आता हूँ और मैं यहाँ पे कुछ कट्स लगा देता हूँ। यहाँ पे इस वीडियो को सेलेक्ट रखूँगा, प्ले हेड को यहाँ पे लेके आऊँगा और मैं अपने कीबोर्ड से प्रेस कर देता हूँ कंट्रोल के। जैसे ही मैंने कंट्रोल के किया तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये अलग हो चुका है, ये अलग हो चुका है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे कट लग चुका है, यानी ये पार्ट उसने अलग कर दिया, ये अलग कर दिया। इस तरह से अपने प्ले हेड को यहाँ पे लेके आऊँगा, दोबारा इस फुटेज को सेलेक्ट करूँगा कंट्रोल के और ये कट लग गया। अब ये कुछ मेरे पास हैं क्लिप्स अलग अलग हो चुके हैं। एक को मैं इस ट्रैक पे रख देता हूँ, एक को इस ट्रैक पे, एक को थोड़ा ऊपर और एक और कट लगा के एक को मैं थोड़ा और ऊपर इस तरह से रख देता हूँ। अब आप देख सकते हैं 2-3 ट्रैक्स के अंदर हमारे ये जो फुटेजेस हैं वो यहाँ पे आपको दिख रहे हैं। अब ट्रैक सेलेक्ट फॉरवर्ड टूल क्या करेगा, जैसे मैं यहाँ पे ट्रैक सेलेक्ट फॉरवर्ड टूल को लेता हूँ, अब ये क्या काम करेगा, जैसे ही मैं जिस भी ट्रैक के ऊपर आके किसी भी एक फुटेज के ऊपर क्लिक करूंगा
तो ये उस फुटेज के यानी उस ट्रैक के तमाम फुटेजेस को सेलेक्ट कर लेगा, यानी जो भी आपके फुटेजेस होंगे उनको सेलेक्ट कर लेगा। इस पर मैंने क्लिक किया तो इसके आगे जितने भी हैं वो तमाम सेलेक्ट हो चुके हैं। अब इस पर क्लिक किया तो इसके आगे ये सारे हैं तो सबको सेलेक्ट कर रहा है। इस पर क्लिक किया तो सिर्फ ये और ये आगे वाले 2 सेलेक्ट हुए हैं, पीछे वाला नहीं हुआ। इट्स मीन कि इसके आगे जो कुछ भी होगा राइट साइड में उसको सेलेक्ट करेगा। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये और इससे आगे वाला सेलेक्ट हुआ है, यानी इससे राइट वाला, और पीछे वाले 2 सेलेक्ट नहीं हुए। तो ये काम करता है ट्रैक सेलेक्ट फॉरवर्ड टूल, यानी फॉरवर्डली आपके आगे जो कुछ भी होगा वो सेलेक्ट कर लेगा, यानी जहाँ पे आप क्लिक कर रहे हैं उसके आगे राइट साइड में जो कुछ भी होगा वो सेलेक्ट हो जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे लास्ट वाले पे क्लिक करता हूँ तो इसके आगे कुछ नहीं है तो ये उसी को सेलेक्ट करेगा, उससे आगे क्योंकि है ही कुछ नहीं तो वो उसको सेलेक्ट नहीं करेगा। मैं यहाँ पे शुरू में करता हूँ तो इससे आगे जो कुछ भी है वो सब कुछ सेलेक्ट हो रहा है। तो इस तरह से ये काम करता है, यानी जहाँ पे आप क्लिक कर रहे हैं उसके राइट साइड में जितना भी डेटा है वो सबको सेलेक्ट कर लेगा। मैं यहाँ पे इस पर दोबारा क्लिक करके रखता हूँ। अब है हमारा ट्रैक सेलेक्ट बैकवर्ड टूल। बैकवर्ड टूल क्या काम करता है, उसी काम को उल्ट कर देता है, यानी जो पहले ट्रैक सेलेक्ट फॉरवर्ड टूल कर रहा था अब बैकवर्ड टूल जो है वो उसी का उल्ट है। जैसे कि मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो इससे जो लेफ्ट साइड में जो कुछ भी है उसको सेलेक्ट करेगा। जो फॉरवर्ड टूल था वो जो कुछ भी राइट में होता था उसको सेलेक्ट करता था, ये जो कुछ भी लेफ्ट में होगा उसको सेलेक्ट करेगा। जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो अब आप देख सकते हैं इसको उसने सेलेक्ट नहीं किया और इसी के लेफ्ट साइड में जो कुछ भी है उसको सेलेक्ट कर लिया। इस पर क्लिक करता हूँ, अब ये 2 डीसेलेक्ट हैं और ये 2 सेलेक्ट हो चुके हैं। इसको आप डिलीट करना चाहें तो डिलीट कर सकते हैं अपने कीबोर्ड से, डिलीट प्रेस करके। मैं कंट्रोल Z करता हूँ ताकि अनडू हो जाए। तो ये आई होप कि आपको इन टूल्स के बारे में पता चल गया होगा, ट्रैक सेलेक्ट फॉरवर्ड टूल और ट्रैक सेलेक्ट बैकवर्ड टूल। नेक्स्ट टूल है हमारे पास, यहाँ पे आप देखें ये है हमारा मूव टूल यानी कि सिलेक्शन टूल, और ये है ट्रैक सेलेक्ट फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड टूल। और यहाँ पे अगर आप देखें तो आपको दिया हुआ है रिपल एडिट टूल। रिपल एडिट टूल पे अगर मैं क्लिक करके रखता हूँ तो इसके अंदर 3 टूल्स आपको मिले हुए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं रिपल एडिट टूल, रोलिंग एडिट टूल और रेट स्ट्रेच टूल। अब इन टूल्स को किस तरह से यूज करना है वो हम देखते हैं। रिपल एडिट टूल पे मैं जैसे ही क्लिक करता हूँ तो रिपल एडिट टूल मेरा भी एक्टिव हो चुका है। अब ये क्या काम करता है, मैं सबसे पहले तो कंट्रोल Z कर देता हूँ ताकि ये जो फुटेजेस को हमने काटा था यानी कट लगाया था वो वापस हो जाए। अब ये हो चुका है। उसके बाद अगर मैं यहाँ पे आता हूँ इस फुटेज के सेंटर में, इसको सेलेक्ट करता हूँ, कंट्रोल K प्रेस करता हूँ। अब यहाँ पे एक कट तो लग जाएगा, जैसे कंट्रोल K किया ये एक अलग हो गया, ये अलग हो गया। अब लेता हूँ मैं यहाँ से रिपल एडिट टूल, रिपल एडिट टूल लिया। अब ये क्या काम करता है, ये आपके फुटेजेस को ट्रिम करके देता है और वो भी एक्स्ट्रा पार्ट को डिलीट करके। हम प्रैक्टिकल यहाँ पे करके देखते हैं। एक कट मैंने यहाँ पे लगाया, एक थोड़ा आगे प्ले हेड को किया, इसको सेलेक्ट किया, एक और कट लगा दिया। अब यहाँ पे जो है ये जो फुटेज है इसको हम डिलीट कर देते हैं और फिर इसको पकड़ के यहाँ पे पीछे लेके आते हैं। अब ये जो पूरा प्रोसेस हमने किया, यानी 2 कट लगाए, सेंटर वाले को डिलीट किया, इस वाले को पकड़ के पीछे लेके आए, तो ये जो काम हमने किया 3-4 स्टेप्स के अंदर, वही रिपल एडिट टूल आपको 2 स्टेप्स के अंदर करके दे देता है। कैसे हम देखते हैं। इसको कंट्रोल Z करता हूँ, आपको सिर्फ एक ही कट लगाना पड़ेगा, यानी यहाँ पे कट लगाया आपने एक, कंट्रोल K, इसको सेलेक्ट करके कंट्रोल K। अब आप चाह रहे हैं कि यहाँ पे मुझे एक और कट लगाना है और ये जो अंदर वाला जो पार्ट है इसको डिलीट करके और यहाँ पे जो बचेगा पार्ट उसको फर्स्ट वाले के साथ मिलाना है। तो ये काम आप किस तरह से कर सकते हैं, रिपल एडिट टूल के थ्रू एक स्टेप के अंदर। जैसे ही मैंने रिपल एडिट टूल को एक्टिवेट किया, इसको मैं सिंपली पकड़ के लेके आता हूँ यहाँ पे, यानी इस कट से लेके आऊँगा और अपने प्ले हेड तक छोड़ दूंगा। जैसे ही मैं यहाँ पे अपने माउस क्लिक को रिलीज करूँगा तो आप देख सकते हैं अंदर वाला उसने ट्रिम भी कर दिया, उसको डिलीट भी कर दिया, और जो यहाँ पे था उसको पकड़ के पीछे यहाँ पे इसके साथ अटैच करके भी दे दिया। यानी पहले जो हम 2 कट्स लगा रहे थे और सेंटर वाले को डिलीट कर रहे थे, उसके बाद सेकंड वाले को पकड़ के फर्स्ट वाले के साथ जोड़ रहे थे, वही काम उसने एक ही हमें सिर्फ ड्रैग एंड ड्रॉप के थ्रू वो प्रोवाइड कर दिया। तो ये रिपल एडिट टूल बहुत ही काम में आता है जब आप क्लिप्स को ट्रिम करते हैं, तो ये काफ़ी काम में आता है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे नेक्स्ट टूल है रोलिंग एडिट टूल। रोलिंग एडिट टूल क्या काम करता है, इसको अगर मैं सेकंड क्लिप को थोड़ा आगे कर दूं या मैं कंट्रोल Z करता हूं ताकि हम बैक चले जाएं। रोलिंग एडिट टूल भी ट्रिम करने के लिए यूज होता है। जैसे मैं यहाँ पे प्ले हेड को रखता हूँ, इसको सेलेक्ट करता हूँ, कंट्रोल K प्रेस करता हूँ अपने कीबोर्ड से, तो ये कट लग गया। कट कैसे लगाना है, कट के लिए आपके पास मैनुअल एक टूल भी होता है, उसको भी हम आगे देखते हैं। सबसे पहले मैं आपको वैसे ही शॉर्टकट के साथ बता रहा हूँ, कंट्रोल K से आप कट लगाते हैं। यहाँ पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे दोबारा कट लगा देता हूँ। अब अगर आप चाह रहे हैं कि यहाँ पे ये जो टाइम ड्यूरेशन है, यानी कट आपने यहाँ पे लगाया और एक कट यहाँ पे लगाया है,
आप चाह रहे हैं कि दोबारा से आपने कट यहाँ पे नहीं लगाना था, आपने थोड़ा सा इधर करके कट लगाना था, तो उसके लिए आप ये तो नहीं करेंगे कि आप कंट्रोल Z करें ताकि सब कुछ अंडू हो जाए और दोबारा से आप यहाँ पे आके कट लगाएं। तो ये जो प्रोसेस है वो थोड़ा लंबा हो जाता है। इसी प्रोसेस को ईजी बनाता है हमारा रोलिंग एडिट टूल। यानी आप चाह रहे हैं कि जो कट आपने यहाँ पे लगाया है वो आपने यहाँ पे नहीं लगाना था, आपने लगाना था यहाँ पे, तो आपको दोबारा से वापस जाने की जरूरत नहीं है, यानी अंडू करने की जरूरत नहीं है। आप सिंपली रोलिंग एडिट टूल लें, यहाँ से ये जो कट है इसी को यहाँ पे क्लिक करके यहाँ तक लेके आके छोड़ दें। अब जैसे ही आपने छोड़ा तो आप देख सकते हैं वही कट आपका वहाँ से मूव होके यहाँ पे आ चुका है। इसको आप यहाँ पे आगे करना चाहें, पीछे करना चाहें, तो ये रोलिंग एडिट टूल से कर सकते हैं। अब हो क्या रहा है, जो फर्स्ट क्लिप है उसका एंड पॉइंट चेंज हो रहा है, जो सेकंड क्लिप है उसका स्टार्टिंग पॉइंट चेंज हो रहा है, यानी कि जो हमने कट लगाया था उसी की पोजीशन चेंज हो रही है। अगर आपने यहाँ पे कट लगा दिया, उसको आप बाद में चाहते हैं कि थोड़ा आगे हो जाए, तो आप रोलिंग एडिट टूल से सिंपली उस कट को पकड़े और जहाँ पे आपको चाहिए वहाँ पे छोड़ दें, तो आपका जो कट है उसकी पोजीशन जो है वो चेंज हो सकती है रोलिंग एडिट टूल के थ्रू। तो ये काम करता है हमारा रोलिंग एडिट टूल। इसको भी अगर आप कोई बड़ी सी वीडियो एडिट कर रहे हैं 1 घंटे की या 1.5 घंटे की, तो उसमें आप इसको यूज़ कर सकते हैं। काफ़ी हेल्पफुल ये रहता है रोलिंग एडिट टूल। मैं यहाँ पे कंट्रोल Z कर देता हूँ, ये काम करता है हमारा रोलिंग एडिट टूल। नेक्स्ट है हमारे पास रेट स्ट्रेच टूल। वो कहाँ पे आपको मिलता है, इसी रोलिंग एडिट टूल पे थोड़ी देर क्लिक करके रखें आप और यहाँ पे आपको दिखेगा रेट स्ट्रेच टूल। ये काफ़ी अमेजिंग और काफ़ी यूजफुल टूल है, इसको हम बार बार यूज़ करते हैं। ये किस काम में आता है, ये बेसिकली इससे आप अपनी वीडियो की जो टाइम ड्यूरेशन है उसको बढ़ा घटा सकते हैं, यानी कि स्लोमो कर सकते हैं या आप उसको फास्ट करना चाहें तो वो कर सकते हैं। यानी अगर आप अपनी वीडियो को फास्ट करना चाह रहे हैं या स्लो करना चाह रहे हैं तो आप इस टूल की मदद से, रेट स्ट्रेच टूल की मदद से कर सकते हैं। इसकी लोगों को सीखने की बहुत जल्दी होती है क्योंकि वो चाहते हैं कि हम स्लो मोशन ऐड करें अपनी वीडियो के अंदर या फिर फास्ट उसको करें, तो वो आप इसी से कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैं आपको ये फुटेज प्ले करके दिखाता हूँ, अभी इसकी ये जो टाइम ड्यूरेशन है वो कितना है। अभी अगर मैं यहाँ पे एंड पे जाता हूँ तो आप देख सकते हैं इसका टाइम ड्यूरेशन है 20 सेकेंड्स एंड 4 फ्रेम्स, यानी कि 20 सेकेंड बेसिकली। तो यहाँ पे अगर हम इसको प्ले करते हैं तो ये इसकी नॉर्मल स्पीड है। अगर मैं यहाँ पे इसको रेट स्ट्रेच टूल को लेता हूँ और यहाँ पे इस कट के एंड वाले कट को इस तरह से पकड़ के आगे लेके आ जाता हूँ, अब आप देखें क्या हुआ है, वो हमारा क्लिप छोटा हो गया। उसने उसको ट्रिम नहीं किया है बल्कि उसको फास्ट कर दिया है। यानी जब आप देखते हैं कि जब आप किसी भी क्लिप को फास्ट कर देते हैं तो उसका टाइम ड्यूरेशन छोटा हो जाता है। यानी जो वीडियो पहले 10 मिनट की होती है उसको अगर आप कम कर दें यानी फास्ट चला दें तो हो सकता है वो 5 मिनट की हो जाए, लेकिन डाटा आपको वो पूरा ही दिखाता है क्योंकि वो फास्ट में चलता है, तो इसीलिए उसका टाइम ड्यूरेशन ज़्यादा हो जाता है। मैं इसको प्ले करता हूँ शुरू से। अब आप देखें पहले जो एक स्लोमो मोड के अंदर ये शूट थी वीडियो, अभी वही फास्ट हो चुकी है। जैसे मैंने प्ले किया तो आप देख सकते हैं थोड़ी फास्ट चल रही है। जैसे मैं कंट्रोल Z करूं, पहले कैसा था, पहले ये ऐसा था, इस तरह से स्लो मोशन के अंदर ये था। तो इस तरह से रेट स्ट्रेच टूल की मदद से सिंपली इसको आप स्ट्रेच कर दें, यानी आगे की तरफ। मैंने इसको क्लिक करके आगे की तरफ ड्रैग कर दिया तो अभी आप देख सकते हैं वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है ये वाली, और इसका टाइम ड्यूरेशन बढ़ चुका है। और आपको पता है कि जब टाइम ड्यूरेशन बढ़ जाता है तो वीडियो हमारी स्लो हो जाती है। अब अगर इसको प्ले करें तो पहले से भी ज़्यादा ये स्लो हो रही है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं ये बिल्कुल स्लो चल रही है। और इसी तरह टाइम ड्यूरेशन को अगर मैं कम कर दूं, यानी रेट स्ट्रेच टूल की मदद से इसको पकड़ के बिल्कुल छोटा इस तरह से इधर तक कर दूं, अब ये छोटी हो चुकी है, टाइम ड्यूरेशन कम हो चुका है, सिर्फ 4 सेकंड्स हो चुका है। तो क्या होगा इससे हमारी वीडियो है वो फास्ट हो जाएगी। मैं शुरू से प्ले करता हूँ। अभी आप देखते हैं वही जो पहले ज़्यादा टाइम लेकर चल रही थी और स्लो थी, अभी वही वीडियो हमारी यहाँ पे फास्ट हो चुकी है। आप देख सकते हैं बिल्कुल फास्ट चल रहा है। तो इस तरह से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। रेट स्ट्रेच टूल की मदद से आप अपनी वीडियोस को फास्ट या स्लो कर सकते हैं। यानी आप जितना खींच के अपनी वीडियो को बड़ा कर देंगे उतनी आपकी वीडियो स्लो हो जाएगी, और जितना आप उसको कम कर देंगे खींच के उतनी आपकी वीडियो जो है वो फास्ट हो जाएगी। तो ये है रेट स्ट्रेच टूल का काम। आई होप आपको समझ में आ गया होगा किस तरह से हम रेट स्ट्रेच टूल को यूज़ करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास ये टूल जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, रेजर टूल। रेजर टूल बहुत ही इंटरेस्टिंग है। रेजर टूल क्या काम करता है, अगर मैं इस पर क्लिक करूं तो अब रेजर टूल मेरा एक्टिवेट हो चुका है। इससे आप क्या कर सकते हैं, इससे आप कट लगा सकते हैं। जैसे थोड़ी देर पहले हमने अपने फुटेज के ऊपर कट लगाए थे कंट्रोल K प्रेस करके, वही काम अगर आप मैनुअली करना चाहें तो वो आप इस रेजर टूल से कर सकते हैं। जैसे मैं अपने प्ले हेड को यहाँ पे लेके आता हूँ और V प्रेस करके एक दफ़ा मैं अपने फुटेज को सेलेक्ट कर लेता हूँ, यानी कि सिलेक्शन टूल से आपने सेलेक्ट करना है। ये आपने याद रखना है कि रेजर टूल से आप सेलेक्ट नहीं कर सकते, आपको दोबारा सिलेक्शन टूल पे जाना पड़ेगा, इसको सेलेक्ट करना पड़ेगा और उसके बाद आप कंट्रोल K से या फिर मैनुअली कट लगाते हैं। तो अब मेरा ये सिलेक्टेड है, मैं जाता हूँ यहाँ पे रेजर टूल पे
और अब कहीं भी मैं कट लगा सकता हूँ, जैसे कि यहाँ पे मैं क्लिक कर दूँ, ये कट लग गया, एक कट यहाँ पे लगा दिया, एक कट यहाँ पे लगा दिया, एक कट यहाँ पे लगा दिया। तो आप देख सकते हैं रेजर टूल से मैंने कितने यहाँ पे कट लगा दिए। मैं वापस V प्रेस करता हूँ ताकि मेरे पास सिलेक्शन टूल आ जाए और हम देखते हैं कहाँ कहाँ पे हमारे कट लगे हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मैं इन सबको अलग कर पा रहा हूँ यहाँ पे। अब आप देख सकते हैं हमने कट लगाया और हमारी वीडियो जो है वो मुख्तलिफ पार्ट्स के अंदर डिवाइड हो गई। यही काम हम पहले शॉर्टकट की मदद से कर रहे थे जो कि था Ctrl+K, और यही काम आप यहाँ पे मैनुअली करना चाहें तो रेजर टूल की मदद से कर सकते हैं। मैं Ctrl+Z करता हूँ। तो ये था रेजर टूल का एक सिंपल सा काम, इससे आप अपनी फुटेजेस के अंदर कट लगाते हैं। उसके बाद यहाँ पे मेरे पास जो दिए हुए हैं बाकी टूल्स वो हैं यहाँ पे स्लिप एंड स्लाइड टूल। वो कहाँ पे आपको मिलते हैं, यानी यहाँ पे ये था हमारा रेजर टूल ये, और ये है हमारा स्लिप एंड स्लाइड टूल। इस पे मैं क्लिक करके रखता हूँ तो आपको यहाँ पे दिखा रहा है स्लिप टूल एंड स्लाइड टूल। ये क्या काम करते हैं, जैसे मैं स्लाइड टूल को पहले आपको समझाता हूँ, उसके बाद हम इसको देखेंगे। मैं यहाँ पे स्लाइड टूल पे क्लिक करता हूँ। अब ये क्या काम करता है, सबसे पहले तो इसको समझाने के लिए मैं अपनी वीडियो में थोड़े कट लगा देता हूँ। जैसे एक कट मैंने यहाँ पे Ctrl+K प्रेस किया, कट लगा दिया, एक कट यहाँ पे सेलेक्ट करके Ctrl+K प्रेस किया, कट लगा दिया। अब ये 3 वीडियोज़ हैं, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है। अब मैं यहाँ पे लेता हूँ अपना स्लाइड टूल, यानी कि इस पर मैं क्लिक करूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं स्लाइड टूल मेरा एक्टिव है। इसका शॉर्टकट की है U, यहाँ पे इसी के आगे आपको दिख रहा होता है शॉर्टकट, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे स्लाइड टूल मैंने लिया। अब स्लाइड टूल क्या काम करेगा, जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करके अपनी वीडियो को इधर करता हूँ तो आप देख सकते हैं क्या हो रहा है, यानी ये जो सेंटर जिस पे हमने क्लिक करके लेफ्ट की तरफ ड्रैग किया था उस क्लिप को तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन ये जो क्लिप है वो छोटा हो गया और ये क्लिप बड़ा हो गया। इट्स मीन कि यहाँ पे इसको पकड़ के मैं इधर कर दूंगा तो ये क्लिप बड़ा हो जाएगा, ये छोटा हो जाएगा। ये हो क्या रहा है, यानी फर्स्ट वाले का जो एंड पॉइंट है वो चेंज हो रहा है और लास्ट वाले का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो चेंज हो रहा है, लेकिन जिस पे क्लिक करके हम ड्रैग कर रहे हैं उसको कुछ नहीं हो रहा। तो ये इससे आप ट्रिम कर सकते हैं एक्चुअली अपनी फुटेज को। जैसे आप चाह रहे हैं कि ये फर्स्ट वाला जो फुटेज है वो यहाँ तक मुझे चाहिए और बाकी हमें वैसे ही एडजस्ट करना है, तो आप सेंटर वाले को स्लाइड टूल से पकड़ें और यहाँ पे लेके यहाँ पे तक छोड़ दें। अब इसका एंडिंग पॉइंट चेंज हो चुका है और इसका स्टार्टिंग पॉइंट चेंज हो चुका है, यानी जिस पे आप स्लाइड टूल से क्लिक करके ड्रैग कर रहे होते हैं उस फुटेज को ये डिस्टर्ब नहीं करता, बल्कि उसके इधर उधर जो भी फुटेजेस होते हैं उनको वो ट्रिम करके आपको दे रहा होता है। जैसे इसको मैं ट्रिम करता हूँ तो आप मेरी प्रोग्राम विंडो के अंदर देख सकते हैं ये जो टॉप पर आपको दिख रहे हैं 2 फ्रेम्स, ये हमारे वो फ्रेम्स जिनके ऊपर हमने क्लिक किया हुआ है, यानी जिस फुटेज के ऊपर हमने क्लिक किया हुआ है करंटली वो उसके फ्रेम दिखा रहा है, यानी उसका स्टार्टिंग फ्रेम और एंडिंग फ्रेम। और नीचे जो आपको दिख रहे हैं ये है, यानी जो आपको लेफ्ट में एक वीडियो दिख रही है ये है हमारा फर्स्ट वीडियो, और जो सेकंड में आपको वीडियो दिख रही है ये हमारी है थर्ड वीडियो, यानी जो टाइमलाइन के अंदर थर्ड वीडियो है वो। यानी थर्ड वीडियो का स्टार्टिंग पॉइंट अभी चेंज हो रहा है, मैं इसको राइट की तरफ ड्रैग कर रहा हूँ, और जो लेफ्ट वाली है उसका जो है वो एंडिंग पॉइंट चेंज हो रहा है। तो इस तरह से आप स्लाइड टूल को यूज़ कर सकते हैं। ट्रिम ये इधर उधर वाली वीडियोज़ को करता है, लेकिन जिस पे आपने क्लिक किया होता है उस वीडियो को ये डिस्टर्ब नहीं करता। तो ये काम करता है हमारा स्लाइड टूल। अब देखते हैं स्लिप टूल क्या काम करता है। मैं यहाँ से Ctrl+Z कर देता हूँ। इसी स्लाइड टूल के ऊपर मैं थोड़ी देर क्लिक करके रखता हूँ, तो यहाँ पे मेरे पास दिया हुआ है स्लिप टूल। अब स्लिप टूल क्या काम करता है, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं दोबारा से मैंने वही 3 कट्स लगाए हुए हैं, एक कट यहाँ पे, एक कट यहाँ पे, और ये मेरे पास 3 फुटेजेस हैं। अब सेंटर वाले को पकड़ के मैं अगर राइट की तरफ करता हूँ, यानी राइट की तरफ और लेफ्ट की तरफ, तो ऊपर आप देख सकते हैं प्रोग्राम विंडो के अंदर क्या हो रहा है। मैं राइट की तरफ ड्रैग करता हूँ तो ये आप देख सकते हैं सेकंड वाली जो वीडियो है उसको भी कुछ नहीं ये कर रहा, फर्स्ट वाली वीडियो को भी डिस्टर्ब नहीं कर रहा, लेकिन जिसके ऊपर हमने क्लिक किया हुआ है उसका स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट चेंज हो रहा है। यानी राइट की तरफ करेंगे तो इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो आगे आ जाएगा, यानी कि इंक्रीज हो रहा है, और एंडिंग पॉइंट डिक्रीज हो रहा है। लेकिन अगर आप इसको लेफ्ट की तरफ करते हैं तो एंडिंग पॉइंट इंक्रीज होता है और स्टार्टिंग पॉइंट डिक्रीज हो रहा है। तो इस तरह से आप इसकी टाइम ड्यूरेशन चेंज करें, यानी ऊपर से तो इसको यहाँ पे ज़ाहिरी तौर पर इसके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, लेकिन अंदर इसका जो टाइम है वो चेंज हो रहा है। तो इस तरह से स्लिप टूल की मदद से आप अपने फुटेजेस का टाइम ड्यूरेशन चेंज कर सकते हैं, बगैर उसको छोटा किए या उसको स्लो किए या उसको फास्ट किए। आप उसका टाइम ड्यूरेशन कम कर रहे हैं या ज़्यादा कर रहे हैं, यानी उसको ट्रिम करके आपको दे देता है, लेकिन उसका जो टाइम ड्यूरेशन है वो वैसा ही रहता है जितना वो पहले था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्लिप टूल और स्लाइड टूल का ये काम है। ये ज़्यादातर यूज़ नहीं होते, लेकिन अब यहाँ पर हैं। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं पेन टूल है। टूल बार के अंदर अगर आप देखें तो पेन टूल है। पेन टूल के अगर ऊपर मैं क्लिक करके रखता हूँ तो यहाँ पे आपको मुख्तलिफ शेप्स दी गई हैं।
जैसे रेक्टेंगल ड्रॉ करना चाहें तो यहाँ से कर सकते हैं, एलिप्स यहाँ से कर सकते हैं। पेन टूल के अगर ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो पेन टूल का कोई एक यूजेज नहीं है, इसको आप मास्क क्रिएट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, आप इसको अपने वीडियो की स्पीड बढ़ाने के लिए यूज़ कर सकते हैं, आप इसको वीडियो की स्पीड घटाने के लिए यूज़ कर सकते हैं, एंकर पॉइंट्स लगाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। मुख्तलिफ पर्पसेस के लिए यहाँ पे प्रीमियर प्रो के अंदर ये पेन टूल यूज़ होता है। जैसे अगर आपने वीडियो की स्पीड बढ़ानी हो तो पेन टूल से आप किस तरह से बढ़ा सकते हैं। पहले तो हमने थोड़ी देर पहले देखा कि रेट स्ट्रेच टूल से आप वीडियो को स्ट्रेच कर दें तो वो स्लो हो जाएगी, अगर आप उसको वापस से छोटा कर दें यानी रेट स्ट्रेच टूल से पकड़ के तो वो फास्ट हो जाएगी। पेन टूल से आप किस तरह से कर सकते हैं वो हम देखते हैं अभी, यानी पेन टूल को देख रहे हैं तो उसको भी हम देख लेते हैं किस तरह से पेन टूल को यहाँ पे टाइम रीमैपिंग के लिए यूज़ करेंगे। तो मैं अपने फुटेज के ऊपर राइट क्लिक करूँगा और उसके बाद मैं जाऊँगा यहाँ पे नीचे शो क्लिप की फ्रेम के ऊपर, और उसके बाद यहाँ पे आपके पास दिया मोशन, ओपेसिटी एंड टाइम रीमैपिंग। टाइम रीमैपिंग पे मैं जाऊँगा और यहाँ से स्पीड मैंने जैसे ही किया, अब आप देख सकते हैं मेरा जो फुटेज का ऊपर एक थंबनेल था वो हट गया और यहाँ पे मेरा फुटेज कुछ इस तरह से दिख रहा है, यानी इसकी शक्ल थोड़ी चेंज हो चुकी है। ये क्यों हो गई है? क्योंकि हमने इसकी टाइम रीमैपिंग एंड स्पीड को इनेबल कर दिया। अब यहाँ पे काम में आता है हमारा पेन टूल। पेन टूल क्या काम करता है? आप जैसे चाह रहे हैं आपके यहाँ से शुरू से मैं अगर इसको प्ले करता हूँ तो यहाँ तक ये अपनी नॉर्मल स्पीड के साथ ही हमारी वीडियो चले, लेकिन यहाँ पे आके ये स्लो हो जाए तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से पकड़ूंगा पेन टूल, यहाँ पे आके एक क्लिक कर दूंगा तो अब मेरा यहाँ पे की फ्रेम ऐड हो चुका है। उसके बाद आप चाह रहे हैं कि स्लो ये मेरी जो वीडियो है वो यहाँ तक ही रहे, उसके बाद ये जो एरिया है ये वापस से नॉर्मल स्पीड के ऊपर आ जाए, तो आप यहाँ पे एक लगा दें की फ्रेम। अब 2 की फ्रेम्स लग चुके हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 3 पार्ट्स के अंदर हमारी जो स्पीड है वो डिवाइड हो चुकी है। यहाँ पे अभी तो पूरी टोटल वीडियो 100% है, लेकिन अगर आप वी प्रेस करें दोबारा से सिलेक्शन टूल लेके इस वाले ये अंदर वाला जो पार्ट है यानी 2 की फ्रेम्स के बीच वाला पार्ट, इसको आप पकड़ के अगर नीचे करते हैं, यानी जैसे ही मैंने इस पर क्लिक करके इसको नीचे किया तो आप देख सकते हैं ये नीचे हो चुका है और ये वीडियो हमारी थोड़ी लंबी हो चुकी है। ऑब्वियसली होगी क्योंकि जब आप फुटेज को स्लो करते हैं तो आपका जो टाइम ड्यूरेशन है वो बढ़ जाता है। अब अगर मैं आपको शुरू से प्ले करके दिखाऊं, यहाँ से ये नॉर्मल आ रही है, लेकिन जैसे ये यहाँ पे फर्स्ट की फ्रेम पे पहुँचेगी, जैसे अभी ये पहुँच रही है, अब आप देख सकते हैं स्लो हो गई है। अब इस तरह से यहाँ तक स्लो होकर चलेगी। अब जैसे ही यहाँ पे सेकंड की फ्रेम आता है यानी की फ्रेम आता है तो यहाँ पे आप वो वापस नॉर्मल 100 स्पीड के ऊपर चली गई है। तो इस तरह से पेन टूल का यूज़ करके आप इसको स्पीड ड्यूरेशन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, आप इसको वीडियो को स्लो करने के लिए, वीडियो को फास्ट करने के लिए भी पेन टूल का यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ से ये जो दिया हुआ है मैंने ये इसको नीचे किया हुआ, मैं इसको ऊपर की तरफ कर देता हूँ। अब यहाँ पे ये फास्ट हो जाएगी, यानी पहले ये इस तरह से 100% है, अब जैसे ही आगे आई तो अब आप देख सकते हैं थोड़ी फास्ट हो गई है। वापस जैसे दूसरे की फ्रेम पे आई तो दोबारा से वो 100% यानी कि जो नॉर्मल इसकी स्पीड थी उसी के ऊपर आ चुकी है। तो इस तरह से पेन टूल को यहाँ पे भी आप यूज़ कर सकते हैं। मास्क को किस तरह से यूज़ करेंगे पेन टूल की मदद से वो हम आगे थोड़ी देर बाद देखते हैं कि किस तरह से मास्किंग कर सकते हैं आप पेन टूल की मदद से। तो एक तो ये यूजेज था इसका पेन टूल का। अब नेक्स्ट टूल की तरफ बढ़ते हैं हम। मैं Ctrl Z कर देता हूँ ताकि हमारा फुटेज जो है वो बिल्कुल डिफ़ॉल्ट हो जाए। अब यहाँ पे ये डिफ़ॉल्ट हो रहा है, मैं Ctrl Z कर रहा हूँ ताकि हम बैक चले जाएं। उसके बाद अगर मैं पेन टूल के ऊपर क्लिक करके रखता हूँ तो यहाँ पे आपको दिख रहा है रेक्टेंगल टूल। रेक्टेंगल टूल पे मैं क्लिक करता हूँ, अब रेक्टेंगल टूल मेरे पास आ गया। इससे आप क्या करते हैं, इससे आप सिंपली अपने कैनवस के ऊपर यानी कि अपनी वीडियो के ऊपर आपका जो भी फ्रेम साइज है उसके ऊपर रेक्टेंगल ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे कि मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ पे सेंटर में एक रेक्टेंगल मैं ड्रॉ करूँ, तो गाइस जैसे ही रेक्टेंगल टूल की मदद से आप यहाँ पे ड्रैग करते हैं अपने कैनवस के ऊपर यानी कि वीडियो के ऊपर, तो वो आपकी एक रेक्टेंगल क्रिएट कर देता है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे उसने कर दी है, यानी मैंने जैसे ही इसको ड्रैग किया और यहाँ पे मेरी एक रेक्टेंगल बन गई। तो रेक्टेंगल टूल की मदद से आप मुख्तलिफ शेप्स को क्रिएट कर सकते हैं अपनी वीडियो के ऊपर। आपने देखा होगा बहुत सारे ये जो क्रॉलिंग टेक्स्ट होते हैं मुख्तलिफ यूट्यूबर्स की वीडियोस के अंदर चल रहे होते हैं यहाँ पे नीचे इस तरह से, तो वो इसी तरह से वो एक रेक्टेंगल यहाँ पे बनाई जाती है और उसके ऊपर फिर टेक्स्ट लिखा जाता है और फिर उसको एनिमेट किया जाता है। एनिमेशन के बारे में भी हम थोड़ी देर में बात करते हैं। तो इस तरह से आप इसको यूज़ कर सकते हैं मुख्तलिफ शेप्स को क्रिएट करने के लिए। अब अगर मैं यहाँ पे वी प्रेस करता हूँ अपने कीबोर्ड से, मैंने वी प्रेस किया, या फिर मैं यहाँ पे मैनुअली इसको ले लेता हूँ सिलेक्शन टूल को और अपनी इसको डबल क्लिक करता हूँ। आप इसको सेलेक्ट करने के लिए इसके ऊपर डबल क्लिक भी कर सकते हैं या फिर नीचे आके अपनी टाइमलाइन के अंदर आप देखें कि कौन सी लेयर है आपकी इस रेक्टेंगल की। तो हमारी रेक्टेंगल की ये वाली लेयर है, यानी यहाँ पे ये जो लेयर आपको दिख रही है ये हमारी रेक्टेंगल की लेयर है। यानी जब भी कोई शेप आप अपनी वीडियो के ऊपर ड्रॉ करते हैं तो उसकी एक यहाँ पे लेयर बन जाती है और उसका एक ट्रैक हो जाता है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं इस ट्रैक के ऊपर ये हमारी रेक्टेंगल दिख रही है। अगर इस रेक्टेंगल को नीचे कर दें, नीचे वाले ट्रैक पे, इस वाले ट्रैक पे इसको ऊपर कर दें तो आपकी लेयर जो है वो
नहीं दिखेगी, यानी कि आपकी रेक्टेंगल जो है वो वीडियो के नीचे हो जाएगी और नीचे वाली चीज़ ऑब्वियसली नहीं दिखती। तो यहाँ पे इसको अपने ऊपर ही रखना है, इसको सेलेक्ट कर लें। और अगर आप इसका कलर चेंज करना चाह रहे हैं तो आप सीधा आ जाएं यहाँ पे इफेक्ट्स कंट्रोल के अंदर। ये आपको पैनल अगर आपको यहाँ पे नहीं दिख रहा तो आप सिंपली यहाँ पे विंडो के अंदर जाएं। यहाँ पे ऊपर जो आपको मेन्यू दिया हुआ है विंडो, एंड विंडो के अंदर आने के बाद यहाँ पे दिया हुआ आपको इफेक्ट्स कंट्रोल। यहाँ पे आप देख सकते हैं Shift+5 इसका शॉर्टकट है, इस पर क्लिक करें तो ये आ जाएगा। तो ये आपके पास पैनल ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हमारी रेक्टेंगल का कलर है वो इसका यहाँ पे एज ए फिल कलर यहाँ पे मौजूद है। तो इसके ऊपर क्लिक करें और यहाँ से आप अपनी रेक्टेंगल का कोई भी कलर चेंज कर सकते हैं, यानी कि आपकी शेप का। तो यहाँ पे आप ब्लैक रख दें या रेड रख दें या कोई सा भी रख दें। मैं यहाँ पे एक ब्लूइश सा रख देता हूँ ये, और ओके किया। अब हमारे रेक्टेंगल का कलर चेंज हो चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरी स्क्रीन के ऊपर ये चेंज हो चुका है हमारे रेक्टेंगल कलर। अब अगर इसके ऊपर आप स्ट्रोक देना चाहें तो वो भी दे सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे स्ट्रोक हमारे पास दी हुई है इफेक्ट्स कंट्रोल के अंदर। इसको अगर यहाँ पे मैं चेक लगाऊं, यानी ये आपने याद रखना होगा, सबसे पहले आपको चेक लगाना पड़ेगा। इस पे चेक लगाया, उसके बाद यहाँ पे क्लिक करें इसके ऊपर। मैंने क्लिक किया और अब मेरे पास दोबारा से कलर पिकर आ गया। मैं यहाँ से कोई सी भी स्ट्रोक दे देता हूँ, जैसे कि मुझे ग्रीन देनी है, ग्रीन दी मैंने, यहाँ से ओके कर दिया। अब ये बहुत छोटी है इसलिए नहीं दिख रही, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रोक की वैल्यू बिल्कुल थोड़ी दी हुई है, यानी कि 1। अब अगर आप मैं यहाँ पे 40 कर दूं या 50 कर दूं, एंटर किया, अब आप देख सकते हैं मेरी वीडियो के ऊपर जो हमारी रेक्टेंगल थी उसके ऊपर एक स्ट्रोक आ गई, यानी कि बॉर्डर लाइन आ गई जो कि है 50 पॉइंट्स की। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आ चुकी है। इस तरह से स्ट्रोक दे सकते हैं। उसके बाद अगर शेडो देना चाहें तो वो भी दे सकते हैं, जैसे यहाँ पे स्ट्रोक के नीचे इफेक्ट्स कंट्रोल के अंदर यहाँ पे दिया हुआ शेडो। शेडो को चेक लगाएं, यहाँ पे शेडो का कोई भी कलर दे दें, इस पे सेलेक्ट करके यहाँ से ओके किया। अब इसका कलर हमने डिफाइन कर दिया और उसके बाद शेडो भी आपका यहाँ पे नीचे आना शुरू हो चुका है। इस तरह से शेडो ऐड कर सकते हैं या फिर स्ट्रोक ऐड कर सकते हैं। यानी यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी वैल्यू बहुत कम है, इसलिए यहाँ पे बहुत कम शेडो आ रहा है। इस तरह से आप शेडो दे सकते हैं या कुछ भी, अगर आप स्ट्रोक देना चाहें या फिल कलर चेंज करना चाहें तो आप कर सकते हैं। रेक्टेंगल टूल की मदद से आप मुख्तलिफ शेप्स को क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, सिंपली यहाँ पे टाइमलाइन के अंदर आके ये जो रेक्टेंगल वाली लेयर है इसको सेलेक्ट करके डिलीट कर देता हूँ, मुझे ये नहीं चाहिए। उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट टूल की तरफ, जो कि है रेक्टेंगल टूल के ऊपर मैं अगर क्लिक करके रखूं तो यहाँ पे नीचे दिया हुआ है हमारे पास एलिप्स टूल। एलिप्स टूल क्या काम करता है, इससे भी सिंपली आप एलिप्स क्रिएट कर सकते हैं। यानी जैसे पहले हमने रेक्टेंगल टूल की मदद से एक रेक्टेंगल बनाई थी, इसकी मदद से आप अगर ड्रैग करेंगे तो आपको एक ओवल या फिर परफेक्ट स्क्वायर आप बना सकते हैं। सिंपली ये जो तमाम टूल्स हैं ये शेप्स क्रिएट करने के लिए काम में आते हैं। तो आप इनके ऊपर फर्दर आगे प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि वीडियो काफी लंबी हो गई अगर मैंने एक एक सिंपल टूल के ऊपर लंबी डिस्कशन की तो यहाँ पे। उसके बाद हम एलिप्स टूल के आगे देखते हैं हमारे पास क्या टूल है। यहाँ पे एलिप्स टूल के आगे नहीं है, तो यहाँ पे हमारे पास दिया हुआ है हैंड टूल। हैंड टूल क्या काम करता है, हैंड टूल की मदद से सिंपली आप अपनी टाइमलाइन को मूव करके देख सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ से हैंड टूल लिया और अब अगर मैं यहाँ पे क्लिक करके आगे इस तरह से लेफ्ट की तरफ करता हूँ तो आप देख सकते हैं मैं आगे का एरिया देख सकता हूँ। जैसे आगे हमारे पास कोई क्लिप नहीं है यहाँ पे, तो मैं वापस यहाँ पे पीछे आऊँगा, क्लिक करके मैं वापस आया और यहाँ पे शुरू में आ गए जहाँ पे मेरे क्लिप्स हैं। तो ये सिंपल सा काम है हमारे हैंड टूल का। बाय द वे ये काम आप यहाँ नीचे से भी कर सकते हैं। ये जो आपको एक व्हील दिया हुआ है इस पे क्लिक करके आप इसको राइट एंड लेफ्ट की तरफ ड्रैग करें तो आपका ये टाइमलाइन जो है वो मूव हो रही होगी और आपके अगले क्लिप्स जो हैं वो आपको दिख रहे होंगे। तो जितनी लंबी वीडियो होगी वो आपको यहाँ पे आगे दिखेगी। तो ये काम था हैंड टूल का। नेक्स्ट बात करते हैं हैंड टूल के आगे हमारे पास है जूम टूल। जूम टूल की मदद से आप सिंपली अपनी टाइमलाइन को जूम कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो ये थोड़ी सी जूम हो गई, और क्लिक किया तो और जूम हो गई। अब ये जो हमारा फुटेज बड़ा हो रहा है ये बेसिकली बड़ा नहीं हो रहा है, एक्चुअली वो हमें इसको जूम करके दिखा रहा है ताकि हम इजीली मुख्तलिफ फ्रेम्स को देख सकें, और अगर हमें कोई कट लगाना है, कोई भी इफेक्ट देना है तो हम उसको जूम करके देख सकें इजीली अपने क्लिप को। और ये काम आप सिर्फ जूम टूल की मदद से नहीं कर सकते। अगर आप शॉर्टकट एक यूज़ करना चाहें तो वो है ऑल्ट। अगर आप अपने कीबोर्ड से प्रेस करें, जैसे मैंने ऑल्ट प्रेस किया, यानी मैं वापस से सिलेक्शन टूल लेता हूँ और ऑल्ट प्रेस करके अपने माउस के ऊपर जो स्क्रॉल व्हील होता है उसको अगर मैं ऊपर की तरफ करता हूँ तो आप देख सकते हैं मेरी टाइमलाइन जूम हो रही है, और अगर उसको नीचे की तरफ करता हूँ तो आप देख सकते हैं मेरी टाइमलाइन जूम आउट हो रही है। इस तरह से ऑल्ट प्रेस करके अपने स्क्रॉल व्हील को ऊपर नीचे करके भी आप अपनी टाइमलाइन को जूम इन या जूम आउट कर सकते हैं, या फिर आप मैनुअली यहाँ से जूम टूल लें और सिंपली यहाँ पे क्लिक करें टाइमलाइन के अंदर तो ये जूम हो रहा है। और अगर आप अपने कीबोर्ड से ऑल्ट प्रेस कर दें तो आप देख सकते हैं जो जूम टूल का आइकन है उसके अंदर एक माइनस का साइन आ गया। इट्स मीन कि अब ये जूम आउट करेगा। मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो ये जूम आउट हो रहा है। ऑल्ट को मैं छोड़ दूँ और फिर क्लिक करूँ तो आप देख सकते हैं उसके अंदर प्लस का साइन आ गया, और अब क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं ये जूम इन हो रहा है। ऑल्ट प्रेस करके क्लिक करेंगे तो जूम आउट होगा,
ऑल्ट के बगैर क्लिक करेंगे तो जूम इन होगा। इस तरह से आप जूम टूल को भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास दिया हुआ टेक्स्ट टूल। टेक्स्ट टूल की मदद से सिंपली आप कुछ भी टाइप कर सकते हैं अपनी वीडियो के ऊपर। जैसे टाइप टूल को मैं सेलेक्ट करूं, मेरे पास टाइप टूल एक्टिवेट हो जाता है। अब मैं अपनी स्क्रीन के ऊपर क्लिक करूं तो मेरे पास यहाँ पे कर्सर ब्लिंक करना शुरू हो चुका है। इट्स मीन कि अब मैं कुछ भी अपना यहाँ पे टाइप कर सकता हूँ। मैं यहाँ पे अपना नाम टाइप कर दूँ या कुछ भी मैं टाइटल देना चाहूँ अपनी वीडियो के ऊपर तो वो देख सकता हूँ। कुछ भी मैं लिख सकता हूँ अपनी वीडियो के ऊपर। जैसे मैंने अपना नाम लिख दिया यहाँ पे, तो गाइस मैंने यहाँ पे टेक्स्ट जो है वो लिख दिया है, यानी मैंने अपना नाम लिख दिया। आप कुछ भी लिख सकते हैं। इसको आप पकड़ के आप यहाँ पे नीचे लगा दें तो आपका टाइटल बन जाएगा। उसके बाद इसी को आपने सेलेक्ट रखना है, यानी इसके डबल क्लिक करें आप इस पर और आपके पास यहाँ पे इफेक्ट्स कंट्रोल के अंदर इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ आ जाएंगी। उनमें से आप इसको चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे आपके पास स्केल दिया हुआ है, यहाँ पे फॉन्ट दिया हुआ है, यानी आप फॉन्ट मैंने अब जैसे बदला तो आप देख सकते हैं मेरी स्क्रीन के ऊपर ये बदल रहा है। मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। आप देख सकते हैं ये फॉन्ट चेंज हो चुका है। इस तरह से मैं यहाँ पे आऊँगा और फॉन्ट यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ। इसके ऊपर अपना कर्सर रख के अपने स्क्रॉल व्हील को ऊपर या नीचे की तरफ करूँगा, मेरे फॉन्ट्स वगैरह जो हैं वो चेंज हो रहे हैं। इस तरह से आप इस पर टाइप भी कर सकते हैं कोई सा भी फॉन्ट। जैसे मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ एरियल बोल्ड, या फिर ये वाला फॉन्ट ले लेते हैं। इस पर क्लिक किया, आप देख सकते हैं थोड़ा बोल्ड सा फॉन्ट हमारे पास आ चुका है। इस तरह यहाँ से फॉन्ट ले सकते हैं। यहाँ पे उसकी कैटेगरी दी हुई है, यानी आप उसको रेगुलर रखना चाह रहे हैं या बोल्ड या इटैलिक या कुछ भी। और यहाँ पे आपके पास साइज़ दिया हुआ है। इस स्लाइडर को आगे पीछे करके आप साइज़ को चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे उसकी अलाइनमेंट दी हुई है। आप राइट अलाइन करना चाह रहे हैं, लेफ्ट अलाइन, या फिर आप कुछ भी यहाँ पे कर सकते हैं, सेंटर अलाइन। और उसके बाद यहाँ पे आपके पास कुछ ट्रैकिंग के ऑप्शंस दिए हुए हैं, आप इनको यूज़ कर सकते हैं टेक्स्ट के ऊपर। यानी यहाँ पे ट्रैकिंग कितनी रखना चाह रहे हैं, ट्रैकिंग क्या होती है, इसके बारे में हम इलस्ट्रेटर वाली वीडियो के अंदर भी बात कर चुके हैं। लेकिन ट्रैकिंग की मदद से आप हर लेटर के बीच की स्पेस को एडजस्ट करते हैं। यानी इसको मैं ज़्यादा कर दूंगा तो AFTAB जैसे हमारा लिखा हुआ है, इन सब लेटर्स के अंदर थोड़ी ज़्यादा स्पेस हो जाएगी। जितना मैं इस ट्रैकिंग को बढ़ा दूंगा उतनी ये ज़्यादा हो जाएगी। इस तरह से मुख्तलिफ वैल्यूज़ यहाँ पे भी दी हुई हैं। और यहाँ पे नीचे इसका फिल कलर दिया हुआ है। फिल पे मैंने क्लिक किया और यहाँ से मैं कोई भी कलर पिक कर सकता हूँ। जैसे मैंने रेड दिया, ओके किया, अब मेरे टेक्स्ट का कलर जो है वो रेड हो चुका है। ये अच्छा नहीं लग रहा, मैं वापस इसको यहाँ पे कोई ग्रीन सा कर देता हूँ या कुछ भी जो हमारा यहाँ पे विजिबल हो। उसके बाद सेम यहाँ पे स्ट्रोक वगैरह दी हुई है। यहाँ पे पोजीशन इसकी अगर आप चेंज करना चाहें तो वो कर सकते हैं। तो इस तरह से टेक्स्ट की कुछ प्रॉपर्टीज़ को आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं इफेक्ट्स कंट्रोल के अंदर। इन तमाम प्रॉपर्टीज़ के बारे में कि किस तरह से टेक्स्ट को हम यूज़ कर सकते हैं प्रीमियर प्रो के अंदर प्रॉपर्ली, इन सारी चीज़ों को मैंने डिटेल में आपको बताया है। अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी तो ऊपर आपको आई कार्ड में लिंक दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके आप वो वीडियो देख सकते हैं और आपको इन तमाम प्रॉपर्टीज़ के बारे में पता चल जाएगा। तो इस तरह से आप इनको यूज़ कर सकते हैं या फिर मैनुअली आप टेक्स्ट को एडजस्ट कर सकते हैं वैसे ही पकड़ के कि आपको कहाँ पे उसकी पोजीशन रखनी है और कहाँ पे आपने उसको सेट करना है। तो ये था हमारा टाइप टूल और यहाँ पे जो तमाम टूल्स थे उनके बारे में अभी हमने बात की। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट और थर्ड टॉपिक हमारे पास है वो है हमारा इफेक्ट्स, कि किस तरह से इफेक्ट्स को यूज़ करेंगे। इफेक्ट्स पैनल को हम यूज़ करके देखेंगे क्या कुछ हमें उसके अंदर कंटेंट्स देखने को मिलते हैं और किस तरह से हम उनको यूज़ करेंगे, किस तरह से ट्रांजिशंस को यूज़ करेंगे, अब वो हम देखते हैं। तो मैंने यहाँ पे तमाम कंटेंट्स को यहाँ पे रिमूव कर दिया है, यानी जितने भी हमारे फुटेजेस और टेक्स्ट वगैरह था वो सब कुछ मैंने यहाँ से हटा दिया है। उसके बाद हम सबसे पहले तो न्यू सीक्वेंस क्रिएट करते हैं। सीक्वेंस किस तरह से क्रिएट करनी है, सीक्वेंस क्रिएट करने के बहुत सारे तरीके हैं। यहाँ पे सिंपल तरीका है, यहाँ पे आप नीचे आए और यहाँ पे न्यू आइटम का एक बटन दिया हुआ है, ये वाला, इस पे क्लिक करें अगर आप तो यहाँ पे आपके पास दिया हुआ है सीक्वेंस का ऑप्शन, यहाँ पे आपको देखने को मिलता है सीक्वेंस। एंड यहाँ पे शेयर्ड प्रोजेक्ट, ऑफलाइन फाइल, एडजस्टमेंट लेयर लेना चाह रहे हैं, यहाँ पे ब्लैक वीडियो लेना चाह रहे हैं, कैप्शन डालना चाह रहे हैं, कुछ भी करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे आप न्यू ऑप्शंस आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। तो यहाँ पे ऊपर दिया हुआ सीक्वेंस, हम सीक्वेंस पे क्लिक करते हैं। सीक्वेंस पे जैसे ही क्लिक किया तो यहाँ पे मुझसे पूछ रहा है कौन सा प्रीसेट आप इसमें से यूज़ करना चाह रहे हैं। जैसे कि हम यहाँ पे डिजिटल SLR में जाते हैं, यहाँ पे 1080p में, और DSLR 1080p 24, ये मेरा प्रीसेट है, इसको मैं चूज़ करता हूँ यहाँ पे इसको, या फिर यहाँ पे 25 फ्रेम्स पर सेकेंड इसको चूज़ कर सकते हैं, या फिर 30 FPS, कुछ भी आप चूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे ये ले रहा हूँ। या फिर अगर आपकी कोई कस्टम वैल्यू है, अगर आप इंस्टाग्राम के लिए वीडियो बना रहे हैं, ऑब्वियसली वो स्क्वायर में होगा, तो उसको आप किस तरह से क्रिएट करेंगे, सिंपली आपने यहाँ पे सेटिंग्स के अंदर जाना है और यहाँ से एडिटिंग मोड जो है इसको आप यहाँ पे ऊपर आके कस्टम कर दें ताकि आप कस्टम वैल्यूज़ यहाँ पे उसको बता सकें। यहाँ पे आपसे वो फ्रेम रेट पूछ रहा है कि कौन सा फ्रेम रेट पे आप इसको रखना चाह रहे हैं, 29.97 भी रख सकते हैं, 25 ओके है। और मैं यहाँ पे अब उसका फ्रेम साइज़ दे देता हूँ जो कि है 1920x1080 जो कि यहाँ पे दिया हुआ है। जैसे पहले हमने वो प्रीसेट चूज़ किया सेम है। अगर आप यहाँ पे देना चाहें 1000x1000 तो वो दे सकते हैं, जैसे मैंने 1000 और यहाँ पे भी 1000 दे दिया
तो ये स्क्वायर शेप में आएगा और सिंपली यहाँ से ओके करूँ तो मेरे जो सीक्वेंस है वो क्रिएट हो जाएगी। मैं यहाँ पे दे देता हूँ 1920 और यहाँ पे 1080 जो कि फुल HD है। यहाँ से मैं सिंपली इसको ओके करता हूँ और ये हमारी सीक्वेंस क्रिएट हो गई। इसके ऊपर अगर आप कोई भी वीडियो लाना चाह रहे हैं तो वो ला सकते हैं, कोई भी इमेजेस कुछ भी लाना चाह रहे हैं तो वो ला सकते हैं। यानी ये आपका फ्रेम साइज होगा और इसी में आप अपनी वीडियो को प्रोड्यूस करेंगे। तो ये थे एक सिंपल वे सीक्वेंस किस तरह से क्रिएट करनी है। अब हम लेके आते हैं अपनी किसी वीडियो को, इसके ऊपर हम इफेक्ट्स वगैरह को यूज़ करेंगे। मैं यहाँ पे सबसे पहले तो अपने इस प्रोजेक्ट को Ctrl+S प्रेस करके सेव कर देता हूँ और मैं जाता हूँ अपने डेस्कटॉप के ऊपर। मैं सिंपली यहाँ पे प्रोजेक्ट पैनल के अंदर आके यहाँ पे डबल क्लिक करता हूँ। मैंने डबल क्लिक किया और मेरे पास वो पूछ रहा है कि किस वीडियो को आप इंपोर्ट करना चाह रहे हैं। तो मैं यहाँ पे कोई सी भी ले लेता हूँ, जैसे कि यहाँ से मैं इसको तो कैंसिल कर देता हूँ। मैं कोई भी वीडियो डाउनलोड कर लेता हूँ और उसके बाद हम प्रीमियर प्रो के अंदर लेके आएंगे उसको। तो फ्रेंड्स मैंने वीडियो को डाउनलोड कर लिया। मैं प्रोजेक्ट विंडो के अंदर यहाँ पे डबल क्लिक करता हूँ और यहाँ पे आपको देख सकते हैं मेरे पास है वीडियो 4 के नाम से एसेट्स के अंदर एक वीडियो होगी, उसको आप ओपन कर लें। यहाँ मेरे पास ये है, इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। जैसे ही मैंने इसको ओपन किया तो यहाँ पे वो उसको इंपोर्ट कर रहा है और यहाँ पे ये आ चुके हैं। इसको मैं सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ अपनी सीक्वेंस के ऊपर, यानी कि टाइमलाइन के ऊपर। वो बता रहा है कि वीडियो की जो सेटिंग्स हैं यानी कि उसका फ्रेम साइज वगैरह वो अलग है और आपने जो सीक्वेंस क्रिएट की है वो है 1920x1080 की। तो अब आप क्या करना चाह रहे हैं, चेंज सीक्वेंस सेटिंग्स। यानी अगर आप वीडियो को प्रेफर करते हैं और अपनी सीक्वेंस को आप समझ रहे हैं कि ये गलत है और हम वीडियो वाली सीक्वेंस पर जाएंगे तो आप यहाँ पे चेंज सीक्वेंस सेटिंग कर सकते हैं। या फिर आप चाह रहे हैं कि मैंने जो सीक्वेंस क्रिएट की है 1920x1080 की वो ठीक है और इस वीडियो को छोड़ें, तो सिंपली फिर आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं कीप एग्जिस्टिंग सेटिंग्स। मैं इसी पे क्लिक करता हूँ क्योंकि मुझे अपना यही फ्रेम साइज चाहिए 1920x1080। मैंने कीप एग्जिस्टिंग सेटिंग्स कर दिया। अब मैं थोड़ा सा ऑल्ट प्रेस करके अपने स्क्रॉल व्हील को ऊपर करता हूँ ताकि मेरी टाइमलाइन जूम हो जाए और शुरू में आते हैं हम। और ऑल्ट प्रेस करके मैं इस ऑडियो को डिलीट कर देता हूँ। अब ऑडियो को डिलीट किस तरह से करना है, यहाँ पे अगर मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ वीडियो को, यानी ये ऊपर वाली वीडियो है, नीचे वाली ऑडियो है। अब ये दोनों लिंक हैं आपस में। किसी एक को डिलीट करना चाहें तो अभी हम नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि ये लिंक है। मैं इस पे राइट क्लिक करूंगा और यहाँ पे अनलिंक का ऑप्शन दिया हुआ है, इस पे क्लिक कर दूंगा। अब आप देख सकते हैं ये वीडियो अलग है, ऑडियो अलग है। अगर आप ये नहीं करना चाह रहे तो आप सिंपली क्या कर सकते हैं, ऑल्ट प्रेस करें और अपनी उस फुटेज को सेलेक्ट करें जिसको आप डिलीट करना चाह रहे हैं। जैसे मुझे ऑडियो करनी है तो वो सेलेक्ट हो गई, यानी ऑल्ट के साथ करेंगे तो सेलेक्ट हो जाएगा, चाहे वो लिंक भी हो। तो अगर कुछ लिंक्ड फुटेजेस को आप सेलेक्ट करना चाह रहे हैं इंडिविजुअली तो आप जल्दी से ऑल्ट प्रेस करके उसको सेलेक्ट करें, डिलीट कर दें, तो आप इजीली कर सकते हैं, बजाय इसके कि आप राइट क्लिक करके उसको अनलिंक करें। तो मैंने यहाँ पे ऑडियो को डिलीट कर दिया। अब ये वीडियो है। जैसे मैं वीडियो को प्ले करता हूँ तो आप देख सकते हैं ये एक गाड़ी जो है वो रोड के ऊपर जा रही है। इसको थोड़ा सा मैं जूम करता हूँ टाइमलाइन को और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये अब हमारा फुटेज है। इसके अंदर अब हमें इफेक्ट्स को यूज़ करना है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम इफेक्ट्स पैनल को ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास दिया हुआ है इफेक्ट्स का पैनल, प्रोजेक्ट विंडो के साथ ही हमारे पास दिया हुआ है इफेक्ट्स का। अगर आपके पास नहीं आ रहा तो आप सिंपली ऊपर विंडोज़ के अंदर जाएं और यहाँ पे आपके पास दिया हुआ है इफेक्ट्स। शिफ्ट 7 इसका शॉर्टकट है, इस पे क्लिक करेंगे तो ये आपका आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे जल्दी से इफेक्ट्स के ऊपर क्लिक करता हूँ और यहाँ पे हमारे पास मुख्तलिफ प्रीसेट्स दिए हुए हैं, जैसे कि प्रीसेट एंड यहाँ पे लुमेट्री प्रीसेट और यहाँ पे ऑडियो इफेक्ट्स, ऑडियो ट्रांजिशंस, वीडियो ट्रांजिशंस और यहाँ पे वीडियो इफेक्ट्स। इस तरह से कुछ भी आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। जैसे प्रीसेट्स के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट आपको कुछ प्रीसेट्स दिए होते हैं और यहाँ पे लुमेट्री प्रीसेट दिया हुआ है, यहाँ पे सिनेमैटिक्स और यहाँ पे फिल्म टॉक्स आपके पास दिया हुआ है। मुख्तलिफ प्रीसेट्स आपको बने बनाए दिए होते हैं, इनको आप यूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद आपके पास यहाँ पे ऑडियो ट्रांजिशंस एंड वीडियो ट्रांजिशंस आती हैं। अब इन सब के बारे में हम एक वीडियो के अंदर बात नहीं कर सकते। इन सब को अगर हम डिटेल में एक ही वीडियो के अंदर बात करेंगे तो वीडियो 4-5 घंटे की हो जाएगी। तो इसलिए हम यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट इफेक्ट्स हैं उनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले बहुत ही इंपॉर्टेंट जो होती हैं वो होती हैं ट्रांजिशंस। तो ट्रांजिशंस को यूज़ करते हैं। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि ट्रांजिशंस को किस तरह से यूज़ करना और हम अपनी ट्रांजिशंस किस तरह से इंपोर्ट कर सकते हैं प्रीमियर के अंदर। सबसे पहले तो मैं अपनी टाइमलाइन के ऊपर आके अपनी वीडियोस के अंदर थोड़े कट लगा देता हूँ ताकि उसके ऊपर हम ट्रांजिशन को यूज़ कर सकें। तो यहाँ पे अगर मैं आता हूँ प्ले हेड को रखता हूँ और इसको सेलेक्ट करके Ctrl+K प्रेस किया मैंने, यहाँ पे कट लग गया। एक कट मैं थोड़ा यहाँ पे लगा लेता हूँ, इसको सेलेक्ट किया Ctrl+K। अब ये 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड हो चुका है। सेंटर वाली वीडियो को सिलेक्ट करके मैं डिलीट कर देता हूँ और इसको पकड़ के लेके आता हूँ यहाँ पे। अब आप देखें तो क्या हो रहा है, जैसे यहाँ पे ये ख़त्म होगा फर्स्ट वाला क्लिप और फिर आगे से ये शुरू होगा। तो क्या हो रहा है, अगर मैं इसको प्ले करता हूँ तो आप देख सकते हैं अंदर एक हमें कट दिखेगा। जैसे मैंने प्ले किया
तो आप देख सकते हैं अंदर एक कट दिख रहा है जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। अगर आप इसको बीट पे एडिट कर रहे हैं तो फिर तो बीट के हिसाब से आप इसको कट को रख सकते हैं उसके हिसाब से, लेकिन यहाँ पे ये अच्छा नहीं लग रहा। इसके अंदर अब हमें कोई ट्रांजिशन यूज़ करनी होगी तब ये सही लगेगा। जैसे कि डिफ़ॉल्ट ट्रांजिशन जो होती है, जो प्रीमियर के अंदर खुद से सेट होती है, जिसको आप शॉर्टकट की मदद से अप्लाई कर सकते हैं, वो किस तरह से करेंगे। मैं सिंपली यहाँ पे कट के ऊपर क्लिक करूँगा, क्लिक किया तो ये कट मेरा सेलेक्ट हो गया। और यहाँ पे रेड सा मुझे साइन दे रहा है कि अब आपका करंटली जो कट है वो सिलेक्टेड है। मैं सिंपली अपने कीबोर्ड से कंट्रोल डी प्रेस करूँगा, कंट्रोल डी प्रेस किया तो ये डिफ़ॉल्ट ट्रांजिशन जो है वो लग चुकी है। अब अगर मैं प्ले करता हूँ तो आप देखें क्या होता है। जैसे मैंने प्ले किया तो ये एक डिज़ोल्व वाली ट्रांजिशन उसके अंदर आ चुकी है। ये डिफ़ॉल्ट ट्रांजिशन होती है क्रॉस डिज़ोल्व, वो हमारी यहाँ पे कंट्रोल डी की मदद से यहाँ पे लग सकती है। उसके बाद अगर हमें यहाँ से प्रीसेट्स में से कोई सी भी ट्रांजिशन यूज़ करनी है तो क्या करेंगे, इफेक्ट्स के अंदर आके यहाँ पे वीडियो ट्रांजिशंस और यहाँ पे मुख्तलिफ कैटेगरीज दी हुई हैं। आप स्लाइड वाली ट्रांजिशन लेना चाह रहे हैं, विप वाली, जूम वाली या फिर पेज पील वाली, यहाँ पे आयरिस मुख्तलिफ दी हुई है। जैसे हम जाते हैं यहाँ पे डिज़ोल्व के अंदर और यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास दी हुई है क्रॉस डिज़ोल्व, जो कि हमने अभी अभी यूज़ की थी, यानी डिज़ोल्व होके जा रहा था हमारा फुटेज। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके पीछे एक ब्लू सी लाइन दिख रही है, ये हमें यहाँ पे शो करती है कि ये ट्रांजिशन जो है वो एज ए डिफ़ॉल्ट ट्रांजिशन सेट है। अगर हम इसको करना चाह रहे हैं डिप टू ब्लैक या डिप टू वाइट तो वो भी कर सकते हैं। जैसे मुझे डिप टू वाइट को डिफ़ॉल्ट ट्रांजिशन करना है तो मैं इसके पे राइट क्लिक करूँगा और यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है सेट सेलेक्टेड एज डिफ़ॉल्ट ट्रांजिशन, इस पर क्लिक किया। अब अगर मैं फुटेज के ऊपर आता हूँ और उसके बाद यहाँ पे इसके कट को सेलेक्ट करके कंट्रोल डी प्रेस करता हूँ, अब देखें कौन सी ट्रांजिशन हमारे पास लगती है। जैसे आप फुटेज को देखें यहाँ पे और मैं इसको प्ले करता हूँ, अब इस तरह से वाइट वाला एक ट्रांजिशन हमारे पास आ रहा है, यानी डिप टू वाइट। और अगर आप इस ट्रांजिशन की ड्यूरेशन कम करना चाह रहे हैं, यानी बहुत लंबी ट्रांजिशन है, बहुत ज़्यादा देर हमारा जो वाइट है वो स्क्रीन के ऊपर रहता है, तो आप इसको कम कर सकते हैं। सिंपली ट्रांजिशन के ऊपर यहाँ पे आएँ, एक कॉर्नर को पकड़ के थोड़ा छोटा कर लें। अब ये छोटी हो चुकी है ट्रांजिशन। अब अगर प्ले करें तो क्या होता है, जैसे मैंने प्ले किया अब ये काफ़ी अमेजिंग लग रहा है इस तरह से, यानी अगर मैं इसको लूप में प्ले करूं तो आपको कुछ इस तरह से दिखेगा। यहाँ पे ये हमारी डिप टू वाइट ट्रांजिशन जो है वो लग चुकी है। इस तरह से मुख्तलिफ ट्रांजिशंस को आप यूज़ कर सकते हैं। इनके अंदर आप जाएं और इनको सेलेक्ट करके और अप्लाई करके देखें। मैंने आपको बता दी किस तरह से इसको अप्लाई करना है और किस तरह से ट्रांजिशंस को यूज़ करना है, तो आप यहाँ से ईजिली कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास दिया इमर्सिव वीडियो, ये थोड़ा एडवांस है। यहाँ पे स्लाइड वाली ट्रांजिशंस को हम देखते हैं। जैसे कि मेरे पास यहाँ पे पुश वाली ट्रांजिशन है, ये भी काफ़ी अच्छी होती है। ये आप दो फुटेजेस के बीच में लगा सकते हैं। जैसे कि जो मेरी अभी डिप टू वाइट लगी हुई है ट्रांजिशन, इसको अगर मैं डिलीट करना चाहूँ, सिंपली मैं अपने फुटेज के ऊपर आऊँगा, यहाँ पे इसको सेलेक्ट करूँगा, यानी ये हमारी ट्रांजिशन है, यहाँ से स्टार्ट हो रही है, यहाँ पे एंड हो रही है। इसको सेलेक्ट करूँगा, डिलीट कर दूँगा अपने कीबोर्ड से और ये डिलीट हो गई। उसके बाद मैं आता हूँ यहाँ पे वापस इफेक्ट्स के अंदर, यहाँ पे स्लाइड को पकड़ता हूँ और ले के आता हूँ मैं सिंपली यहाँ पे मैंने इस कट के अंदर छोड़ दिया इसको और ये लग चुकी है। अब ये बहुत बढ़िया है, इसको एक कॉर्नर से पकड़ के मैं छोटा कर लूँगा एंड देन अभी मैं प्ले करता हूँ, देखें क्या होता है। मैंने प्ले किया, कुछ इस तरह से हमें दिखा रहा वो, यानी स्लाइड ट्रांजिशन हमारी जो है वो अप्लाई हो चुकी है। मैंने इसको दोबारा प्ले किया, कुछ इस तरह से ये आएगा। दो फुटेजेस के बीच में भी आप इसको लगा सकते हैं। कोई सी भी ट्रांजिशन आप यहाँ पे यूज़ करना चाहे तो वो यूज़ कर सकते हैं। मैंने कंट्रोल जेड किया और यहाँ पे स्प्लिट आपके पास दी हुई है, इसको भी आप अगर मैं ड्रैग करके यहाँ पे ड्रॉप कर दूँ, अब ये भी लग चुकी है कुछ इस तरह से, यानी अंदर से हमारी वीडियो जो है वो स्प्लिट हो रही है। तो उसको भी मैं यहाँ पे थोड़ा पकड़ के छोटा कर लेता हूँ एक कॉर्नर से, ताकि ट्रांजिशन थोड़ी छोटी हो जाए। और मैं कीबोर्ड से एंटर प्रेस करता हूँ ताकि हमारी वीडियो को थोड़ी देर के लिए रेंडर कर दे, ताकि टेम्परेली हम प्रीव्यू ले सकें। तो यहाँ पे मैं अगर शुरू से प्ले करता हूँ तो इस तरह से अंदर से स्प्लिट होके ये एक हमारी ट्रांजिशन लग चुकी है। मैंने कंट्रोल जेड किया। मुख्तलिफ ट्रांजिशंस को आप यहाँ पे ट्राई कर सकते हैं। यहाँ पे जो दी हुई है डिज़ोल्व वाली, और उसके बाद यहाँ पे 3D मोशन डिज़ोल्व, मुख्तलिफ ट्रांजिशन आपको यहाँ पे मिल जाती हैं वीडियो ट्रांजिशन के अंदर, तो आप इनको यूज़ कर सकते हैं। मैं इसको यहाँ पे क्लोज कर रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पे मुख्तलिफ इफेक्ट्स भी हमें दिए हुए हैं। जैसे वीडियो इफेक्ट्स के अंदर जाऊँ और यहाँ मेरे पास एडजस्ट का एक ऑप्शन दिया हुआ है, एडजस्ट के अंदर जाऊँ और यहाँ पे आप कुछ भी ले सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे एक्सट्रैक्ट और यहाँ पे लाइटिंग इफेक्ट्स, यहाँ पे मुख्तलिफ आपको इफेक्ट्स दिए हुए हैं, इनको यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप वीडियो का किसी भी पार्ट को ब्लर करना चाह रहे हैं, जैसे कि मैं कंट्रोल जेड करके अपनी वही बड़ी वाली वीडियो को लेके आता हूँ, ये हमारी बड़ी वाली वीडियो यानी जो डिफ़ॉल्ट थी, एक हमारी गाड़ी जो है वो चलती हुई जा रही है, और उसके ऊपर अगर मैं किसी भी पार्ट को ब्लर करना चाह रहा हूँ, यानी अगर गाड़ी को ब्लर करना है तो किस तरह से कर सकते हैं। उसके लिए आपको ट्रैकिंग को यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि गाड़ी हमारी
गाड़ी के अंदर मोशन है, गाड़ी हमारी मूव हो रही है। जो मूवमेंट होती है उसके ऊपर अगर आपको किसी चीज को फिक्स करना है तो ट्रैक करना पड़ेगा उसको, यानी पूरी वीडियो के अंदर हमें उसे ट्रैक करना पड़ेगा की फ्रेम्स की मदद से। वो भी हम आगे देखते हैं एनिमेशन के सेक्शन के अंदर। तो सिंपली आप यहाँ पे इफेक्ट्स के अंदर आके कुछ भी इफेक्ट सर्च भी कर सकते हैं। जैसे मुझे चाहिए ब्लर, मैं BLURR सर्च करूंगा, BLUR, और यहाँ पे मेरे पास दिया हुआ है फास्ट ब्लर इन। इसी को मैं पकड़ के यहाँ पे अपनी फुटेज के ऊपर ड्रॉप कर देता हूँ। अब ड्रॉप किया तो ये पूरे फुटेज को उसने ब्लर कर दिया। तो हमें पूरे फुटेज को नहीं करना है, हमें किसी स्पेसिफिक पार्ट को करना है। तो मैं क्या करूँगा, ऊपर अब इफेक्ट्स के अंदर आऊँगा और यहाँ पे आप देख सकते हैं फास्ट ब्लर इन जो हमने लगाया था उसकी प्रॉपर्टी यहाँ पे आ रही है। इस ब्लर को थोड़ा मैं कम करता हूँ और ये कम हो गया। मैंने इस अपने प्रोजेक्ट को सेव किया और यहाँ पे ब्लरीनेस को मैं थोड़ा कम कर देता हूँ। जितना ब्लर आपको चाहिए उतना आप रख सकते हैं। और उसके बाद सिंपली आप यहाँ से भी इसकी वैल्यूज को इंक्रीज कर सकते हैं। ब्लर को आप एनिमेट भी कर सकते हैं, वो हम आगे देखेंगे। और सेम मेथड को आप फिर किसी भी इफेक्ट के ऊपर यूज कर सकते हैं। यहाँ पे ब्लरीनेस को इस तरह से आप कम कर सकते हैं। उसके बाद अब हमारे पास ये कंट्रोल नहीं है कि हम इसको छोटा कर सकें या बड़ा कर सकें। उसके लिए हमें एडजस्टमेंट लेयर लेनी पड़ती है। मैं Ctrl+Z करता हूँ। अब मैंने Ctrl+Z किया तो ये अनडू हो गया। मैं क्या करूँगा, सिंपली अपने प्रोजेक्ट पैनल के अंदर आऊँगा, यहाँ से न्यू पे क्लिक करूँगा, एडजस्टमेंट लेयर, एंड यहाँ से ओके। जैसे ओके की एडजस्टमेंट लेयर आ गई, इसको पकड़ के अपने फुटेज के ऊपर ड्रॉप कर देता हूँ। एडजस्टमेंट लेयर के ऊपर भी मैंने पहले एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया था। अगर आपने वो नहीं देखी तो ऊपर आपको लिंक दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं। और उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा किस तरह से एडजस्टमेंट लेयर को यूज़ करना है और किस मकसद के लिए यूज़ होती है। यहाँ पे एडजस्टमेंट लेयर आ गई। अब मैं यहाँ पे इफेक्ट्स के अंदर जाऊँगा, यहाँ पे फास्ट ब्लर इन को पकड़ के एडजस्टमेंट लेयर के ऊपर ड्रॉप कर दूंगा। और यहाँ पे अब ये ब्लैक एजेस आ रहे हैं, इनको किस तरह से फिक्स करना है, यहाँ पे सिंपली आप प्रेस कर दें रिपीट एज पिक्सल, इस पे क्लिक किया। अब पूरी वीडियो ब्लर हो चुकी है। ब्लरीनेस को थोड़ा सा कम करता हूँ, इस पे डबल क्लिक करते हैं, यानी अपने फुटेज के अंदर प्रोग्राम विंडो के अंदर आके यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे। इसके ऊपर ट्रांसफॉर्म्स आ गए। आप इसको छोटा करना चाहें तो कर सकते हैं, मैंने छोटा किया। अब इसको मैं सिंपली गाड़ी के ऊपर रख दूंगा तो आप देख सकते हैं मेरी गाड़ी सिर्फ ब्लर हुई है। यानी अगर आपके पास कोई फेस कैम वाला वीडियो है, अगर आप एक यूट्यूब वीडियो बनाते हैं, आपकी वीडियो के अंदर कोई ऐसी इंफॉर्मेशन यहाँ पे आ चुकी है जिसको आप चाह रहे हैं कि मेरे व्यूवर्स ना देखें, उसको आप हाइड करना चाहें, तो सिंपली आप इस ब्लर को पकड़ के उसके ऊपर लेके छोड़ दें तो वो ब्लर रहेगा पूरी वीडियो के अंदर और उसको आप इजीली यहाँ पे डिसअपेयर कर सकते हैं। इस ब्लर को आप कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। शर्त ये है कि आपको एडजस्टमेंट लेयर लेनी पड़ेगी। एडजस्टमेंट लेयर के ऊपर आप कुछ भी जो बनाते हैं वो एडजस्टमेंट लेयर के नीचे जो कुछ भी कंटेंट आपका होगा उस पूरे के ऊपर अप्लाई हो जाता है, लेकिन वो आपका नॉन डिस्ट्रक्टिव होता है, उसको आप किसी भी वक्त चेंज कर सकते हैं। यानी अब मैं इसको छोटा करूं बड़ा करूं मुझे प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये मैंने अलग एक एडजस्टमेंट लेयर के ऊपर ब्लर को लगाया था। अगर मैं इसको एडजस्टमेंट लेयर को नहीं लेता तो यहाँ पे मुझे इसको ट्रांसफॉर्म करने के ऑप्शन जो है वो नहीं मिलते, मुझे पूरी वीडियो को ही छोटा बड़ा करना पड़ता। इस तरह से एडजस्टमेंट लेयर का यूज़ करके आप मुख्तलिफ इफेक्ट्स उसके ऊपर लगा सकते हैं। मैं Ctrl+Z करता हूँ और इस ब्लर को हम हटा देते हैं। एडजस्टमेंट लेयर भी हमने हटा दी। उसके बाद मुख्तलिफ और इफेक्ट्स को भी आप यहाँ पे ट्राई कर सकते हैं, जैसे कि कलर करेक्टर हमारे पास एक होता है COLOR, मैंने यहाँ पे टाइप किया और यहाँ पे कलर करेक्शन के अंदर मुझे मुख्तलिफ ऑप्शन मिल जाएंगे, जैसे यहाँ पे कलर बैलेंस जैसे कि फोटोशॉप के अंदर होता है, और इस तरह से मुख्तलिफ यहाँ पे कलर करेक्शन के ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। मैं यहाँ पे पूरा आगे लिख देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे करेक्टर टाइप किया अपने इस इफेक्ट्स के अंदर, यानी CORRECTOR। करेक्टर मैंने जैसे ही टाइप किया तो यहाँ पे मेरे पास आ गया फास्ट कलर करेक्टर। इसको पकड़ के अपनी वीडियो के ऊपर ड्रैग एंड ड्रॉप कर देता हूँ। अब वीडियो के अंदर मैं कोई सी भी टोन डालना चाह रहा हूँ तो वो यहाँ से डाल सकता हूँ। जैसे मेरे पास यहाँ पे एक स्पेक्ट्रम बना हुआ आ गया। अब इसके अंदर एक पॉइंट है, इस पॉइंट को मैं जिस कलर की तरफ लेकर जाऊँगा उसी कलर का टोन जो है वो मेरी वीडियो के ऊपर आना शुरू हो जाएगा। जैसे कि मैं इसको पकड़ के लेके जाता हूँ यहाँ पे पर्पल की तरफ, तो आप देख सकते हैं मेरी वीडियो के ऊपर एक पर्पल टाइप का शेड आना शुरू हो चुका है। यानी आप इससे वीडियो की कलर करेक्शन भी कर सकते हैं। यहाँ पे मैं ब्लू की तरफ आता हूँ, अब देख सकते हैं ये ब्लू हो चुका है। इस तरह से ग्रीन की तरफ आता हूँ, मेरी वीडियो ग्रीन टाइप हो चुकी है। अब इसको एनिमेट भी कर सकते हैं, वो हम नेक्स्ट सेक्शन के अंदर देखते हैं किस तरह से हम किसी भी इफेक्ट को एनिमेट करना है। इस तरह से आप कलर करेक्शन भी कर सकते हैं। अगर आप थोड़ी सी ब्लूइश टोन डालना चाह रहे हैं इसके अंदर, या थोड़ा सा आप धूप वाला एक इफेक्ट देना चाह रहे हैं अपनी वीडियो के ऊपर, जैसे यहाँ पे अगर मैं इसको Ctrl+Z करूँ, इसे हटा दूँ, यानी इस पूरे स्पेक्ट्रम को यहाँ से हटा दूँ, पहले मेरी वीडियो ऐसी है, यानी यहाँ पे थोड़ा साया है, यहाँ पे धूप नहीं है और इतनी सख्त धूप भी नहीं है। तो मैं यहाँ पे फास्ट कलर करेक्टर को ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा अपनी वीडियो के ऊपर, एंड देन यहाँ पे आके इस पॉइंट को पकड़ के थोड़ा सा इस येलो की तरफ कर दूंगा। अब ऐसा लग रहा है जैसे बहुत तेज़ यहाँ पे धूप लग रही है हमारी वीडियो के अंदर।
तो इस तरह से कोई से भी कलर प्रिंट आप अपनी वीडियो के ऊपर डाल सकते हैं अगर आप डालना चाहें। तो मैं इसको Ctrl Z करके डिलीट कर देता हूँ। इस तरह से मुख्तलिफ इफेक्ट्स को आप यहाँ पे सर्च करें और आपको मुख्तलिफ रिजल्ट्स मिलेंगे। यहाँ पे ऑडियो इफेक्ट्स को आप यूज़ कर सकते हैं। लुमेट्री प्रीसेट हमारे पास दिया हुआ है एक, ये भी काफ़ी अमेजिंग होता है। जैसे लुमेट्री को मैं यहाँ पे ड्रॉप डाउन ओपन कर सकता हूँ, यहाँ पे प्रीसेट्स को ओपन कर सकता हूँ, कुछ भी आप ओपन कर सकते हैं। मैं इसको सबसे पहले तो डिलीट करता हूँ, यहाँ से लुमेट्री पे क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पे मुख्तलिफ आपको चीज़ें दी हुई हैं जैसे सिनेमेटिक्स वगैरह, और यहाँ पे मुख्तलिफ आपके पास दिए हुए हैं। जैसे यहाँ पे बने बनाए कुछ लट्स वगैरह दिए हुए हैं, इनको आप सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप करें अपनी वीडियो के ऊपर और आपको ये लट्स अप्लाई करके दिखाएगा। जैसे यहाँ पे आपको उसका प्रीव्यू भी दिखा रहा है कि ये बिफोर है, ये आफ्टर है, ये उसके बाद ये इसका प्रीव्यू है और ये वाला इसका प्रीव्यू है। इस तरह मुख्तलिफ लट्स आपके पास दिए हुए हैं, इनको आप यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से इफेक्ट्स को आप यूज़ कर सकते हैं। तो जब तक आप इसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो ये आपको आएगा नहीं। आप मुख्तलिफ पैनल्स को नहीं यूज़ करेंगे तो आपको ये यूज़ करना नहीं आएगा, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आप इफेक्ट्स कंट्रोल के अंदर जाएं और यहाँ पे मुख्तलिफ ट्रांजिशंस को अप्लाई करें, मुख्तलिफ इफेक्ट्स को यूज़ करें और आपको ये ईजिली समझ में आ जाएगा। उसके बाद हमारा नेक्स्ट जो सेक्शन है वो है एनिमेशन का। एनिमेट किस तरह से करेंगे चीज़ों को वो हम देखते हैं। तो फ्रेंड्स, एनिमेशन को यूज़ करने के लिए सबसे पहले तो मैं अपने यहाँ पे प्रोजेक्ट विंडो के अंदर कोई सी भी इमेज इंपोर्ट कर लेता हूँ जिसको हम एनिमेट करके देखते हैं। पहले आपको बेसिक्स पता होना चाहिए किस तरह से एनिमेट करते हैं और उसके बाद आप किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी इफेक्ट्स को एनिमेट कर सकते हैं उसी हिसाब से। मैं यहाँ पे डबल क्लिक करता हूँ प्रोजेक्ट विंडो के अंदर और यहाँ से कोई सी भी इमेज इंपोर्ट कर लेता हूँ। जैसे इमेज 1 ये मेरे पास एक है, ये आपके एसेट्स के अंदर मैं डाल दूंगा तो आप देख सकते हैं उसको। इसको सिंपली मैं लेके आऊँगा अपने वीडियो के ऊपर, इसको थोड़ा सा छोटा करता हूँ। अब आप देख सकते हैं ये मेरे पास एक इमेज है। अगर इसको आप अब एनिमेट करना चाहें तो वो कर सकते हैं। जैसे कि मैं सिंपली इस इमेज की लेयर को सेलेक्ट करूंगा, यानी यहाँ पे जो नीचे लेयर है, और यहाँ पे आ जाऊंगा इफेक्ट्स कंट्रोल के अंदर। अब यहाँ पे आप कोई भी एनिमेशन करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो वो आपका इफेक्ट्स कंट्रोल के अंदर आपको दिखता है। तो यहाँ पे मेरे पास 3 टैब्स हैं, मोशन का, ओपेसिटी एंड टाइम रिमैपिंग। सबसे पहले यहाँ पे मोशन को एक्सट्रैक्ट करता हूँ नीचे की तरफ। यहाँ पे मेरे पास दिया हुआ पोजीशन, स्केल, रोटेशन वगैरह, तो आप यहाँ पे कोई सी भी यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे अगर मैं शुरू के टाइम में आऊँ, यानी यहाँ पे शुरू पे 0 पे आऊँ, तो 0 पे यहाँ पे जो डिफ़ॉल्ट वैल्यूज आपको दिख रहे हैं वही हैं। अब 0 पे हमें पहले उसको बताना होगा कि यहाँ से हमें एनिमेशन स्टार्ट करनी है, यानी यहाँ से आपको स्टार्ट करनी है एनिमेशन। उस जगह पे आप अपने प्ले हेड को लेके जाएंगे। तो मुझे फॉर एग्जांपल यहाँ पे स्टार्ट करनी है, मैं अपने प्ले हेड को यहाँ पे रखूँगा। ये आपने याद रखना है, आप जो कुछ यहाँ पे करना है वो सेम यहाँ पे हो रहा है। यानी अगर मैं यहाँ से प्ले हेड को आगे पीछे करता हूँ तो आप देख सकते हैं ऊपर भी मेरा प्ले हेड जो है वो आगे पीछे हो रहा है। तो मैं यहाँ पे रखूँगा, ऊपर से भी हो गया। तो बजाय इसके कि आप नीचे आके इसको छेड़ें, आप यहाँ से भी इसको कर सकते हैं। मैं अपने प्ले हेड को यहाँ पे रखूँगा और अब उसे बताना है हमने कि यहाँ से हम एनिमेशन स्टार्ट करना चाह रहे हैं। तो स्टार्ट करने का किस तरह से हम उसे बताएंगे। हम चाह रहे हैं कि पोजीशन उसकी हम यहाँ से एनिमेट करेंगे। मैं यहाँ पे पोजीशन के पीछे जो एक स्टॉप वॉच दिया हुआ है इस पर क्लिक करता हूँ। अब उसने यहाँ पे एक की फ्रेम ऐड कर दिया। इट्स मीन के अब यहाँ से हमारी एनिमेशन जो है वो स्टार्ट होगी। थोड़ा सा प्ले हेड को मैं आगे करता हूँ, यानी यहाँ तक आगे हम एनिमेशन ख़त्म करेंगे। सबसे पहले मैं Ctrl Z करता हूँ और हम यहाँ पे एनिमेशन जहाँ से स्टार्ट करनी है वहाँ पे आएंगे, एक की फ्रेम लगाएंगे और यहाँ पे पोजीशन को मैं उसकी चेंज करके उसको बता दूंगा कि मुझे पोजीशन सबसे पहले यहाँ पे रखनी है, यानी इमेज मेरा पीछे होगा पहले। यानी आप देख सकते हैं आप मेरा इमेज पीछे चला गया, यानी मैंने यहाँ से उसकी वैल्यू को इस तरह पकड़ के लेफ्ट की तरफ ड्रैग किया तो मेरा इमेज पीछे चला गया। अब 2-3 फ्रेम आगे आते हैं और इस पोजीशन को मैं यहाँ से थोड़ा इंक्रीज करूँगा, यहाँ पे आके ये इमेज इस तरह से आ जाएगा। अब मैं हमारी एनिमेशन यहाँ पे बन चुकी है। अब मैं अगर शुरू से प्ले करूँ तो ये कैसा दिख रहा है। मैंने प्ले किया, अब देखते हैं जहाँ से हमने शुरू की थी एनिमेशन वहाँ से इमेज हमारा अंदर आया हमारे फ्रेम के अंदर, और फिर जहाँ पे हमने ख़त्म की थी वहाँ पे आके रुक गया। इस तरह से आप एनिमेशन बना सकते हैं या फिर आप मैनुअली भी कर सकते हैं। जैसे मैं Ctrl Z करूँ, आप चाह रहे हैं कि यहाँ से एनिमेशन स्टार्ट हो, मैं यहाँ पे अपने प्ले हेड को रखता हूँ और उसके बाद मैं यहाँ पे पोजीशन के पीछे की फ्रेम लगा दूंगा और अपने इमेज को डबल क्लिक करके इसको मूव कर दूंगा एक साइड में। थोड़ा सा मैंने प्ले हेड को आगे किया, दोबारा इमेज को पकड़ के यहाँ पे लेके आऊँगा। अब यहाँ से भी एनिमेशन बन गई। अगर आप वैल्यूज से नहीं करना चाह रहे तो आप वैसे ही इसको पकड़ के इधर उधर कर सकते हैं। अब मैंने शुरू से प्ले किया, इस तरह से बाहर से ही अंदर आएगा हमारा इमेज। अब ये क्यों यहाँ पे फ्रेम से बाहर जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे हमारा जो वीडियो है नीचे वो ज़्यादा लंबा है और जो इमेज है वो छोटा है। इमेज को मैं इस तरह से पकड़ के बड़ा कर दूंगा ताकि इमेज हमारी नीचे वीडियो के बराबर हो जाए। अब देखें कैसा दिख रहा है। मैंने प्ले किया, इमेज इस तरह से आ रहा है और इस तरह से ये जहाँ तक वीडियो रहेगी वहाँ तक इमेज भी रहेगा। अब आप चाह रहे हैं कि ये इसी तरह से चला जाए, यहाँ पे आके आप सिंपली यहाँ पे आएँ, अपने प्ले हेड को यहाँ पे रखें, दोबारा से आ जाएँ इफेक्ट्स कंट्रोल के अंदर, यहाँ पे एक और की फ्रेम ऐड कर दें। यहाँ से भी आप ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे ऐड किया,
फिर थोड़ा सा आगे गए और आपने इस पर डबल क्लिक करके इसको पकड़ के इधर कर दिया पीछे की तरफ। अब दोबारा से ये एनिमेट हो गया वापस की तरफ। अब शुरू से प्ले करें, इस तरह से आया, थोड़ी देर के बाद ये इस तरह से चला जाएगा। इस तरह से आप एनिमेशन कर सकते हैं की फ्रेम्स की मदद से। अगर आप इसको सिर्फ देखेंगे एनिमेशन को तो आपको समझ में नहीं आएगा, आपको प्रैक्टिकल करना पड़ेगा और की फ्रेम्स को ऐड करके आपको एनिमेट करना पड़ेगा। मुख्तलिफ आप दूसरे ट्यूटोरियल्स भी देख सकते हैं, आपको जहां से ज़्यादा समझ में आता है आप उसी को देख सकते हैं। जब तक आप इन की फ्रेम्स की प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपको ये समझ में नहीं आएगा। तो इस तरह से आप इसको यूज़ कर सकते हैं, आप इसकी प्रैक्टिस करें। और ये तमाम एसेट्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, तो आप उसको डाउनलोड करके उसके ऊपर प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो इस तरह से किसी भी एक सिंपल इमेज को आप एनिमेट कर सकते हैं। इस तरह से सेम यही प्रोसेस में आप टेक्स्ट को एनिमेट कर सकते हैं और भी किसी भी ऑब्जेक्ट को एनिमेट कर सकते हैं। उसके बाद हम देखते हैं किस तरह से हम इफेक्ट्स को, यानी कि कोई सी भी कलर करेक्शन के इफेक्ट्स को आप किस तरह से एनिमेट करेंगे। तो मैंने यहाँ पे वो उस इमेज को डिलीट कर दिया। उसके बाद हम आते हैं हमारे इफेक्ट्स के ऊपर। जैसे मैं यहाँ पे नीचे मेरे पास दिया हुआ इफेक्ट्स, मैं इफेक्ट्स में आता हूँ और यहाँ पे सर्च करता हूँ करेक्टर। जैसे मैंने पहले सेलेक्ट किया था करेक्टर और अब मेरे पास यहाँ पे आ गया फास्ट कलर करेक्टर। इसको पकड़ के वीडियो के ऊपर ड्रॉप कर दें। जैसे मैंने पहले आपको बताया था कि मैं आपको बताऊँगा किस तरह से इसको एनिमेट करना। थोड़ा नीचे आए और यहाँ से मैं अपने प्ले हेड को आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैं शुरू में रख रहा हूँ, शुरू में, और यहाँ से मैं ह्यू एंगल को, स्टॉप वॉच को ऑन कर रहा हूँ। यानी यहाँ पे ये इस तरह के कलर्स होंगे। थोड़ा सा मैं आगे जाऊँगा और अब मैं यहाँ से थोड़ी सी ब्लूइश टून दे दूँगा। फिर थोड़ा सा आगे आऊँगा, थोड़ी सी ये इस तरह से पर्पल टून दे दूँगा। थोड़ा सा आगे आऊँगा, इस तरह से आपने देते जाना है और ये आपका एनिमेशन जो है वो बनती जाएगी। सिंपली मैं कंट्रोल Z करता हूँ एक दफ़ा, यहाँ पे शुरू में आता हूँ, ह्यू को मैंने स्टॉप वॉच को ऑन किया, यहाँ पे मैंने थोड़े ये वाले कलर्स दे दिए। थोड़ा आगे गया, मैंने यहाँ से दोबारा की फ्रेम ऑन किया, फिर थोड़ा आगे गया और फिर मैंने यहाँ पे की फ्रेम ऐड कर दिया। फिर थोड़ा आगे गया और इसको मैंने यहाँ से रीसेट कर दिया। अब अगर आप शुरू में देखें तो कैसा आपको दिखता है। जैसे शुरू में मैंने प्ले किया, यानी मुख्तलिफ इफेक्ट्स को भी आप यहाँ पे एनिमेट कर सकते हैं। मैंने इन सब की फ्रेम्स को डिलीट किया, शुरू में आता हूँ। अब मैं आपको एनिमेट करके दिखाता हूँ किस तरह से हमारे जो मुख्तलिफ टोन्स हैं वो अपनी इमेज के ऊपर यानी वीडियो के ऊपर आएंगे। इस ह्यू एंगल को मैं यहाँ पे इसका की फ्रेम ऑन किया और यहाँ से ह्यू को थोड़ा मैं चेंज कर देता हूँ यहाँ तक। थोड़ा सा मैं आगे गया, यहाँ तक ये रहेगा। यहाँ पे एक और की फ्रेम लगा दिया, यहाँ पे आके इसको मैंने रीसेट कर दिया। तो अब मैं अगर शुरू से प्ले करता हूँ तो कैसा आपको दिखता है। मैंने प्ले किया, अब आप देख रहे हैं यहाँ से और कलर है, यहाँ से बदल के ये और कलर हो गया। इस तरह से मुख्तलिफ कलर्स एंड इफेक्ट्स को भी आप एनिमेट कर सकते हैं। मैं इसको डिलीट करता हूँ और यहाँ पे ऊपर आके इस जो ये हमारा इफेक्ट है फास्ट कलर करेक्टर, इसको भी डिलीट कर देता हूँ। आप ब्लर को भी एनिमेट कर सकते हैं, इस तरह से मुख्तलिफ ट्रांजिशंस को एनिमेट कर सकते हैं। कुछ भी अगर आप यहाँ पे यूज़ करें तो उसकी एनिमेशन के ऑप्शन यहाँ पे आपको मिल जाते हैं। तो इस तरह से एनिमेशन को आप यूज़ कर सकते हैं मुख्तलिफ वीडियोस के ऊपर, इमेजेस के ऊपर। मैं क्या करता हूँ, दोबारा से हम आते हैं यहाँ पे प्रोजेक्ट विंडो के अंदर, इस इमेज को मैं लेके आ जाता हूँ यहाँ पे। अब ये एक इमेज है, इसके ऊपर हम कुछ अच्छी सी एनिमेशन बनाते हैं। मैंने यहाँ पे इसको सेलेक्ट किया और मैं आता हूँ यहाँ पे अपने इफेक्ट्स कंट्रोल के अंदर पोजीशन, स्केल एंड रोटेशन की जो मैं स्टॉप वॉच है इसको ऑन कर देता हूँ और स्केल को इसको छोटा कर देता हूँ और रोटेशन को मैं थोड़ा सा इस तरह से घुमा देता हूँ और उसके बाद पोजीशन को मैं थोड़ा ऊपर की तरफ लेके आ जाता हूँ। फिर थोड़ा आगे आते हैं और आगे आने के बाद मैं यहाँ पे कुछ की फ्रेम्स ऐड कर दूँगा। फिर थोड़ा सा और आगे आऊँगा और यहाँ पे अब मैं इसको लेके आऊँगा, स्केल इसका बड़ा कर दूँगा और उसके बाद इसकी रोटेशन थोड़ी मैं चला दूँगा और थोड़ी सी पोजीशन इसकी मैं नीचे की तरफ लेके आऊँगा और रोटेशन इसकी मैं यहाँ पे रख दूँगा यहाँ तक। अब अगर हम शुरू से प्ले करते हैं तो क्या हमारी एनिमेशन बनी है मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने प्ले किया, जैसे ही यहाँ पे आएगा तो कुछ इस तरह से ये आ रही है। अब ये बहुत फास्ट है तो इन की फ्रेम्स के अंदर जो डिस्टेंस है उसको मैं थोड़ा ज़्यादा कर देता हूँ। शुरू से मैंने दोबारा से प्ले किया, यहाँ से मैंने इसको देखा, अब ये कुछ इस तरह से घूम के हमारा इमेज जो है वो आ रहा है। तो इस तरह से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। मुख्तलिफ रोटेशन, स्केल एंड पोजीशन की एनिमेशंस को आप यूज़ कर सकते हैं। एनिमेशन पर पहले भी मैं कुछ वीडियोस बना चुका हूँ, उसको भी आप देख सकते हैं। इफेक्ट्स कंट्रोल के बारे में भी हमने वीडियो बनाई थी पहले, उन तमाम वीडियोस को आप देख सकते हैं। मैं इसको डिलीट करता हूँ और यहाँ से इन एनिमेशंस को भी, इन स्टॉप वॉच को भी ऑफ कर देता हूँ। इस तरह से आप किसी भी ऑब्जेक्ट को या टेक्स्ट को एनिमेट करते हैं। मैं इस इमेज को भी डिलीट कर देता हूँ। मुख्तलिफ स्टॉप वॉच को भी आप यहाँ पे देख सकते हैं और एनिमेशन को भी आप यूज़ करके देख सकते हैं, तभी आपको ये सही तरीके से समझ में आएगा। इस तरह से आप यहाँ पे इसको यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा सेशन है वो है हमारा कलर ग्रेडिंग का। किस तरह से आप कलर ग्रेड कर सकते हैं अपनी वीडियो को। मैं यहाँ पे इसको डिलीट करता हूँ, इन सब को भी डिलीट कर देता हूँ। मैं 2 वीडियोज़ को इम्पोर्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे कलर ग्रेडिंग 1
एंड कलर ग्रेडिंग 2। ये 2 वीडियोस आपके पास होंगी। इसको मैंने दोनों को सेलेक्ट किया, यहाँ से ओपन कर दिया। जैसे मैंने ओपन किया तो मेरे पास यहाँ पे प्रोजेक्ट विंडो के अंदर आ चुकी हैं। अब यहाँ पे मेरे पास एक ये वीडियो है, इसको पकड़ के मैं लेके आता हूँ यहाँ पे टाइमलाइन के अंदर। और टाइमलाइन के अंदर अगर मैं इसको प्ले करता हूँ तो आप देख सकते हैं ये कुछ टाइम लैप्स हैं यहाँ पे, उन्हीं को कंबाइन करके एक वीडियो बनाई हुई है। यहाँ पे अगर मैं इसको प्ले करता हूँ तो आप देख सकते हैं इसकी सैचुरेशन तो काफ़ी अच्छी है, लेकिन ये अंडर एक्सपोज्ड वीडियो है, तो इसको हमें थोड़ा इसका एक्सपोजर को बूस्ट करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम लुमेट्री कलर पैनल को यूज़ करेंगे। सिंपली मैं यहाँ पे ऊपर से जाऊँगा विंडो के अंदर और यहाँ पे मेरे पास दिया होगा लुमेट्री कलर, ये आपके पास ये लुमेट्री कलर, इसको यहाँ से ओपन कर सकते हैं या फिर सिंपली आप यहाँ पे टैब एक दिया हुआ कलर का, इसके अंदर आ जाए। मैंने कलर पे क्लिक किया तो मेरे राइट हैंड साइड पे लुमेट्री कलर का एक पैनल ओपन हो चुका है। उसके बाद मैं क्या करूँगा, सिंपली अपनी वीडियो के ऊपर इसको मैं अप्लाई करना है तो मैं अपनी वीडियो को सेलेक्ट कर लूँगा। जैसे मैंने सेलेक्ट किया तो यहाँ पे तमाम ऑप्शन इनेबल हो गए। आपको मैं रिकमेंड करूँगा कि आप एडजस्टमेंट लेयर के ऊपर इनको करें। मैं यहाँ पे डायरेक्ट अपनी वीडियो के ऊपर ये तमाम करेक्शंस कर रहा हूँ क्योंकि मुझे ये फाइनल करनी है। तो आप एडजस्टमेंट लेयर के ऊपर करें ताकि आपके पास ये बैकअप रहे, बाद में आप उसे डिलीट करना चाहें तो आप कर सकें। मैं सिंपली यहाँ पे अगर मैं इसके अंदर थोड़ा ब्लूइश टोन डालना चाह रहा हूँ, यानी टेम्परेचर को इंक्रीज या डिक्रीज करना चाहूँ तो कर सकता हूँ। मैंने यहाँ पे ब्लूइश टोन डाली, अब ये वीडियो थोड़ी ब्लू सी हो गई है। अगर मैं ऑरेंज टोन डालता हूँ तो ऐसा लग रहा है जैसे बहुत ज़्यादा धूप है यहाँ पे। तो हमें थोड़ा सा मैं इसका टेम्परेचर जो है वो हाई कर देता हूँ क्योंकि यहाँ पे था सूरज और वैसे इसमें थोड़ी ब्लूइश टोन थी, मैंने इसमें थोड़ा ऑरेंज कलर डाल दिया। उसके बाद हमारे पास दिया हुआ है एक्सपोजर को अगर मैं थोड़ा इंक्रीज करता हूँ तो अब ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ पे कोई दिन है। पहले ये बहुत अंधेरा सा यहाँ पे दिख रहा था, मैंने एक्सपोजर को थोड़ा बढ़ा दिया, अब ये सही दिख रहा है। कंट्रास्ट को थोड़ा मैं कम ही कर दूँ तो अच्छा है, बहुत ज़्यादा ये आ रहा था। उसके बाद शेडोज़ को थोड़ा हाईलाइट करना है, इसको बढ़ा दें। अगर शेडोज़ को थोड़ा और कम करना है तो आप इसको घटा दें। यहाँ पे वाइट्स को अगर आप इंक्रीज करें थोड़ा और अच्छा लगेगा। उसके बाद कंट्रास्ट मैं थोड़ा बढ़ा देता हूँ क्योंकि हम एक्सपोजर बढ़ाया है तो कंट्रास्ट भी थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा। उसके बाद ब्लैक्स को हमें कुछ नहीं करना, ब्लैक्स को यहाँ पे 0 ही रखें एंड वी आर डन। यहाँ पे हमारा हो चुका है। उसके बाद यहाँ पे इनपुट लट्स, आपके पास यहाँ पे कुछ डिफॉल्ट लट्स दिए हुए हैं, उनको भी आप यूज़ कर सकते हैं या फिर आप यहाँ से बेसिक करेक्शन करना चाहें तो कर सकते हैं। बेसिक करेक्शन के अंदर मुख्तलिफ यहाँ पे आपके पास और भी चीज़ें दी हुई, जैसे क्रिएटिव के अंदर आए यहाँ पे मुख्तलिफ स्लाइडर्स दिए हुए हैं। इस पूरे पैनल के बारे में हम पहले एक वीडियो बना चुके हैं, डिटेल में लुमेट्री कलर के बारे में मैंने पहले एक वीडियो बनाई थी। अगर आपने वो नहीं देखी तो ऊपर आपको लिंक दिख रहा होगा आई कार्ड के ऊपर, तो आप उसको देख सकते हैं। उसमें आपको डिटेल में समझ में आ जाएगा ये तमाम पैनल्स किसके बारे में हैं। हम यहाँ पे बेसिक के बारे में बात करते हैं, बेसिक करेक्शन। तो यहाँ पे हमारी बेसिक करेक्शन तो हो चुकी है, अब हमने बिफोर एंड आफ्टर के तरह से देखना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये FX का बटन, इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो ये थी हमारी बिफोर वीडियो, यानी जो पहले वाली वीडियो थी। अब मैं इस पर दोबारा क्लिक करता हूँ, ये है आफ्टर, ये है बिफोर, ये है आफ्टर, बिफोर एंड आफ्टर। देखें कितना फ़र्क आ रहा है। ये यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा अंधेरा है और यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत ही अमेजिंग सी हमारी वीडियो बन चुकी है। इसको अगर मैं प्ले करूँ तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से दिख रही है, कलर्स भी काफ़ी पॉप दिख रहे हैं और ओवरऑल वीडियो काफ़ी अच्छी दिख रही है। इस तरह से यहाँ पे ये शाम होती जा रही है और एंड पे आके बिल्कुल ये सूरज जो हमारा गरूब हो चुका है। इस तरह से आप इनको यूज़ कर सकते हैं। शुरू में आप देखें दिन है, इस तरह टाइम लैप्स जैसे आगे चलती हैं तो ये शाम की तरफ जा रहा है। तो इस तरह से आप इसको यूज़ कर सकते हैं लुमेट्रिक कलर को। यहाँ पे मुख्तलिफ स्लाइडर्स के साथ आप खेल सकते हैं और उनको देख सकते हैं किस तरह से वो वर्क करते हैं। यहाँ पे क्रिएटिव में जाके भी आप देख सकते हैं या फिर आप वही लुमेट्रिक कलर वाली वीडियो देखें अगर आप इस पूरे पैनल के बारे में जानना चाहते हैं। मैं यहाँ पे वापस अपने टैब एडिटिंग के ऊपर आ रहा हूँ। इस तरह से आप इस प्रीमियर प्रो को यूज़ कर सकते हैं, मुख्तलिफ इफेक्ट्स को यूज़ कर सकते हैं, एनिमेशन कर सकते हैं। एनिमेशन मैंने की फ्रेम्स के बारे में आपको बताया, उसके बाद कलर ग्रेडिंग के बारे में हमने बात की। इस तरह से मुख्तलिफ टूल्स को हमने एक्सप्लोर किया। और अगर आपका इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट में लिख सकते हैं, मैं उसके ऊपर अलग से कोई वीडियो बना दूंगा। कोई भी इसमें आपको कन्फ्यूजन है तो आप फेसबुक पर भी मुझसे पूछ सकते हैं या फिर नीचे कमेंट कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है प्लीज़ लाइक करें और इस वीडियो को शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी इसको देख सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।